एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4th एजुकेशन के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के साथ आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। और जो क्वेश्चन बताऊंगा वही आपके एग्जाम्स में आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो के अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे टॉपिक में। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हम अपने सिलेबस पर डाल लेते हैं। हिंदी मीडियम में आपका सिलेबस है और ये रहा इंग्लिश मीडियम में। इस पूरे सिलेबस में यही पढ़ना है कि भारत सरकार के द्वारा समय समय पे कौन सी पॉलिसी बनाई गई है एजुकेशन को लेकर, और एजुकेशनल फील्ड में गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से स्टेप उठाए गए हैं। वो सारी पॉलिसी, वो सारे स्टेप्स नैक के, यूजीसी, हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हर एक लेवल पे गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई है उन सभी पॉलिसी का डिस्कशन करना है इस पूरे सिलेबस। तो इस सिलेबस को देख लेने के बाद अब हम क्या करने वाले, इस पूरे सिलेबस से एक एक क्वेश्चन लेंगे और आपको समझा देंगे ताकि आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो हमारा जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, भारत की अलग अलग प्रकार की शिक्षा नीतियों का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ इंडिया। देखिए, या तो ये क्वेश्चन इस टाइप में आएगा, या जो एजुकेशन पॉलिसी है अलग अलग प्रकार की उनमें से कोई से भी एक पॉलिसी पर्टिकुलर वो आपसे पूछ लेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस क्वेश्चन में आपको सारी पॉलिसी बता दूंगा और आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार ने अब तक टोटल 4 ही पॉलिसी बनाई है। सबसे पहली पॉलिसी 1968 में बनाया गया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। उसके बाद 1986 में बनाया गया राजीव गांधी जी के टाइम। उसके बाद 1992 में बनाया गया जब भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, और इसके बाद 2020 में बनाया गया नरेंद्र मोदी जी के टाइम। तो टोटल 4 ही पॉलिसी बनाई गई है जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इसको नेशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरे भारत में लागू होती है। लेकिन ये सारी पॉलिसी सिर्फ भारत सरकार क्यों बना रही है, क्या स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती? आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एजुकेशन पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पावर्स का डिवाइड कर दिया, क्योंकि भारत में फेडरलिज्म है, संघवाद है, और संघवाद में पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। और इसके नीचे जैसे भारत के अंदर लोकल लेवल की भी गवर्नमेंट है, पंचायत, सरपंच वगैरह, तो उनको भी पावर दी जाती है। तो भारत में फेडरलिज्म है, यानी कि संघवाद है, इसलिए भारत के अंदर 2 लेवल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पर। तो जब भारत का संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान निर्माता को पता था कि दोनों आपस में लड़े ना, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे कानून बनाएगी ये लिख के बता देते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट किस पे कानून बनाएगी ये भी लिख कर बता देते हैं। इसलिए डिसाइड ये हुआ कि टोटल 3 लिस्ट बनाई गई। पहला सेंट्रल लिस्ट यानी केंद्रीय सूची, जिसमें अभी 100, इसको टोटल 100 सब्जेक्ट दिए गए हैं जिसके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकता है। और दूसरा है स्टेट लिस्ट, जिसको राज्य सूची कहा जाता है, और राज्य सूची पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर है वो कानून बना सकते हैं स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट। और जो तीसरा लिस्ट है वो है कॉन्करेंट लिस्ट, डेट मीन समवर्ती सूची। और कॉन्करेंट लिस्ट में टोटल 52 सब्जेक्ट है और स्टेट लिस्ट में टोटल 62 सब्जेक्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट पे स्टेट और सेंटर दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकते, ये कह दिया गया। और एजुकेशन जो सब्जेक्ट है इसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है, इसलिए एजुकेशन पे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकते। अभी जो मैंने आपको 4 पॉलिसी बताया ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है जो पूरे देश पर लागू हुआ है, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट भी बड़े चंट होते हैं। इनको लगता है कि हमारे स्टेट में हमारा चलना चाहिए, इसलिए ये अपने लिए अलग से स्टेट बोर्ड बना लेते हैं। देखोगे आप तो यूपी का अपना बोर्ड है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, झारखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, तेलंगाना बोर्ड, सभी स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना अपना एक बोर्ड बना रखा है। कितना अच्छा होता, 1 नेशन 1 एजुकेशन, यानी कि पूरे देश के अंदर सेम करिकुलम, सेम सिलेबस पढ़ाया जाता। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है, ये समवर्ती सूची में है ये, इसलिए सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकती है। तो आई होप आपको अभी समझ में आ गया कि एजुकेशन पे कानून बनाने का अधिकार दोनों लेवल की गवर्नमेंट की है। तो अब हम ये समझते हैं कि एजुकेशन पे जो पॉलिसी बनाई जाती है आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा नीतियां इसलिए बनाई जाती है ताकि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। अगर आप देखोगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एजुकेशन भारत के अंदर शुरुआत से इंपॉर्टेंस इसको दिया जा रहा है, और अगर इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी तो वेस्टर्न कंट्री और आगे निकल जाए। डेवलपिंग कंट्रीज का पीछे होने का रीजन ये भी है कि हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन पे, स्किल पे, इस पे ध्यान नहीं दिया, थ्योरिटी का नॉलेज पे शुरुआत से ध्यान दिया। और रटने रटाने पे ध्यान देकर एग्जामिनेशन में पास होकर अच्छे मार्क्स को लेकर भी आ जाए कोई वैल्यू नहीं। जिस दिन आपके अच्छे मार्क्स आ भी गए उस दिन तो आप पूरे दिन खुश रहोगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस मार्कशीट को कोई नहीं पूछता आपके पास क्या ज्ञान है, क्या नॉलेज है, क्या स्किल है। हमेशा पूछ उसकी ही होती है। क्लास 12 के बाद आपने देख लिया होगा, जहां भी अगर जॉब करने जाओगे तो आपसे स्किल पूछी जाती है, और जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो आगे काम नहीं आता, और जो आगे काम आता है वो पढ़ाया नहीं जाता।
तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात। इसलिए भारत के अंदर अलग अलग टाइप पे पॉलिसी बनाई गई है। अब 4 पॉलिसी इसलिए बन गई क्योंकि पहले की पॉलिसी में कुछ कमियां रही और उन्हीं कमियों को दूर करते करते नई नई पॉलिसी बनती चली गई और 2020 यानी 2020 में अभी लेटेस्ट पॉलिसी बनाई गई है जो कि अभी तक पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है। कुछ कुछ पार्ट्स इसके इंप्लीमेंट कर दिए गए, जैसे सिलेबस करिकुलम में चेंज किया गया है एंड अभी पूरे स्ट्रक्चर में चेंज होना बाकी है। हम अभी आगे समझेंगे। एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है ताकि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी को एजुकेशन दिया जा सके। देखिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइजेशन में लेके जाना है हमें, अगर उसको मॉडर्न बनाना है तो एजुकेशन पॉलिसी चाहिए होगा। तो गवर्नमेंट इसीलिए टाइम टू टाइम एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है समय के डिमांड के अकॉर्डिंग। कि आज का टाइम क्या है, इसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाई जाती है। देखिए, सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत, दैट मीन सोशल, इकोनॉमिक एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा हर एक स्टूडेंट का। इसके लिए ही एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है। एजुकेशन पॉलिसी का मतलब ही क्या है, आपको हमें एजुकेशन क्यों दी जाती है, ताकि हमें सही और गलत में अंतर पता चल सके। और यही डिफरेंस रीजन आपको पता चल गया, सच में आप एजुकेटेड होगे और आप अपनी रैशनल, अपनी बुद्धि का यूज कर पाओगे। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होगा, टाइम लगेगा लेकिन सॉल्यूशन निकाल लोगे। शिक्षा प्रणाली को समृद्ध, बहुत मजबूत बनाने के लिए, सुगम, सबके लिए बनाने के लिए, इक्वलिटी के साथ, और लोगों को इंस्पायर करने के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई गई है भारत के अंदर टाइम टू टाइम। वो अलग अलग एजुकेशन पॉलिसी कौन कौन सी है, चलिए हम समझते हैं। तो सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा गया, और ये 1968 में बनाई गई जब भारत के अंदर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अब इस पॉलिसी में क्या कहा गया, इस पॉलिसी में कहा गया कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को मजबूत आधार देना है। देखिए, ये उस टाइम पे बनाया जा रहा था जिस टाइम पे इंडिया में लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे। मुश्किल से 15 से 20% लोग ही एजुकेटेड होंगे, बाकी लोग एजुकेशन को लेकर इतने ज्यादा अवेयर भी नहीं थे। इसलिए इस पॉलिसी की जरूरत भी ज्यादा थी ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, एक मजबूत एजुकेशन पॉलिसी हो। तो उस टाइम पे इसकी नीड थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट किया जाए। और उस टाइम पे जो महिलाओं की एजुकेशन थी उसका लेवल बहुत ज्यादा गिरा हुआ था, क्योंकि कोई महिलाओं को पढ़ाता ही नहीं था। 4 दीवारी में रखने का सिद्धांत शुरू से चला आ रहा है। अरे यार, पढ़ के क्या करेंगी, बड़ी हो जाएगी तो शादी हो जाएगा, किसी को घर में चले जाएगी, हमने कहा हम क्यों खर्चा करें। इस मेंटेलिटी की वजह से लड़कियों को एजुकेशन मिल ही नहीं पाया। आज इसमें बहुत चेंजेस आए हैं, अभी हम आगे समझने वाले हैं ये। एंड सेकंड पॉलिसी कौन सी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। इस पॉलिसी में क्या कहा गया, इस पॉलिसी में कहा गया कि शिक्षा को सभी वर्गों तक पहुंचाना है, सभी क्लास के लोगों तक, चाहे अमीर हो या गरीब हो, एसटी हो या एससी हो, ओबीसी हो या बैकवर्ड क्लास के किसी भी कम्युनिटी से हो, सब तक पहुंचाना है। और इसलिए 1986 की एजुकेशन पॉलिसी काफी सफल भी रही, बट इसमें भी कुछ कमियां रही। अभी हम आगे सबको डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। एंड इसके बाद 1992 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया। और इस एजुकेशन पॉलिसी में यह कहा गया कि विज्ञान और तकनीक यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी पे हमें जोर देना होगा। वेस्टर्न कंट्री हमसे आगे निकलते जा रहे हैं। आप जरा खुद देखिए, जिस टाइम पे 1992 की पॉलिसी बनाई जा रही है उस टाइम पे सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था और भारत के अंदर 1991 में ही एलपीजी को अपनाया गया था। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट किया गया था। कई सारे स्कूल्स कॉलेज खोले गए थे और ग्लोबलाइजेशन किया गया, यानी कि इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड के और देशों के साथ जोड़ दिया गया था। अब बिना किसी रोक टोक के व्यापार किया जाए, कोई रोक टोक नहीं हुआ, कोई लाइसेंस। 1991 से पहले क्या था, लाइसेंस लोगे तभी व्यापार करोगे, लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ, कुंडी मत खटखटाओ, सीधे अंदर आओ। डेट मीन्स कोई लाइसेंस नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, भारत में आके व्यापार कर सकते हो। और यहीं से इंडियन एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ता चला गया। फिर जाके हमें लगा कि अगर टेक्नोलॉजी को हम प्रमोट करते हैं तो भारत के लोगों के पास स्किल आएगी, क्योंकि यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, कंप्यूटर का दौर आ रहा था और इस टाइम पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर्स, इनकी डिमांड बढ़ रही थी। इसलिए 1992 की पॉलिसी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की बात कही गई। एंड इसके बाद फोर्थ हमारी पॉलिसी है 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 2020 की पॉलिसी में स्किल्स एजुकेशन पे, वोकेशनल एजुकेशन पे, कोडिंग पे, कंप्यूटर की नॉलेज पे, इन सब चीजों पे ज्यादा जोर दिया गया है। एंड और क्या क्या कहा गया ये अभी हम आगे समझने वाले हैं। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम शुरुआत से समझते हैं हर एक पॉलिसी को डीपली में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं 1968 की पॉलिसी। इसमें कहा गया कि समान शिक्षा होना चाहिए। मैं हर एक पॉलिसी का पॉइंट टू पॉइंट आंसर बताऊंगा, नोट डाउन करते जाना और समझते जाना। 1968 के पॉलिसी में सबसे पहले यही कहा गया कि सबको इक्वल एजुकेशन दो, समान शिक्षा प्रदान करो, ये बहुत जरूरी है। जैसे महिलाओं यानी वुमेन को, और जो एसटी और एससी कम्युनिटी के बच्चे होते हैं इनको पढ़ाओ सबसे पहले, क्योंकि एक तो इतिहास इनका ऐसा रहा है जिसकी वजह से ये बैकवर्ड भी रहे और एजुकेशन और नहीं मिल पा रहा है इनको। इसलिए जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, एसटी एससी कम्युनिटी के लोग, इनको एजुकेशन देना होगा। और इनको एजुकेशन देने का मकसद एक ये भी था कि डिस्क्रिमिनेशन को मिटाया जाए। इनके साथ पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था, क्लासरूम के बाहर बिठा देना। अंबेडकर जी की आपने कहानी सुनी होगी, वो भी एक दलित से बिलोंग करते थे, तो बहुत दिक्कत इनको आती थी। और इसी डिस्क्रिमिनेशन को मिटाने के बाद कही गई 1968 की पॉलिसी। और सेकंड, इसमें यह कहा गया कि हमें अगर बच्चों को स्कूल तक लेकर आना है तो स्कॉलरशिप देना हो।
घर वाले भेजते नहीं बच्चों को। उनको बोलो कि स्कूल में भेजोगे तो 10 रुपए मिलेगा, 20 रुपए महीने का मिलेगा, अरे साल में हम 50 रुपए देंगे, ताकि उनके पेरेंट्स को लगे कि अच्छा इतना पैसा स्कूल से मिल जाएगा तो फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी। 1968 के अंदर 50 रुपए बहुत हुआ करता था, 10 रुपए भी मिल जाए तो महीने भर का राशन आ जाया करता था। तो सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप का स्कीम निकाला गया 1968 की पॉलिसी में, ताकि उस टाइम पे जो बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट है, बच्चे हैं, इनको पढ़ाया जा सके। और इनमें भी लड़कियों के एजुकेशन पे जोर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, अडल्ट एजुकेशन पे फोकस करना। देखिए उस टाइम पे मैंने आपको बताया एजुकेटेड लोग काफी कम थे, तो एजुकेटेड लोगों को हमें बढ़ाना होगा, एजुकेशन एडल्ट को देना होगा। और एडल्ट एजुकेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि ब्यूरोक्रेट्स के अंदर, ब्यूरोक्रेसी में या सिस्टम में वो लोग आएंगे, और पढ़े लिखे लोगों का होना जरूरी है क्योंकि समाज में वही बदलाव लाते हैं। इसलिए अडल्ट एजुकेशन पे इसमें जोर दिया गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंक्लूसिव टीचर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि समावेशी शिक्षक रोजगार। इस पॉलिसी में ये भी कहा गया अगर हमें बच्चों को पढ़ाना है तो वेल ट्रेंड टीचर चाहिए, और टीचर भी हर एक कम्युनिटी के हों ताकि उस कम्युनिटी को वो अच्छे से समझ पाए, ना ही वो रिलीजन या कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन करे, सबको एक मानते हुए वो एजुकेशन। तो वेल ट्रेंड टीचर्स की बात कही गई ताकि टीचर्स को ट्रेन किया जा सके। एंड जो बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं उनको टीचिंग एजुकेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में प्रमोट करने की बातें कही गई। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्कूल्स में बच्चे अब्सेंट ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। तो बच्चे प्रेजेंट ज्यादा से ज्यादा रहे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स बच्चे स्कूल्स में आए, इसके लिए एक इफेक्टिव एजुकेशन होना चाहिए। आप जरा खुद सोचो कि स्कूल्स में ऐसा क्या होता है। हमारे टाइम पे तो ऐसा हुआ करता था कि बच्चे स्कूल जाते ही नहीं, मन ही नहीं करता था हमारा स्कूल जाने का। तो एक बच्चे का स्कूल ना जाने का मन कब करेगा, या तो टीचर आ रहा है, हाँ बच्चों बुक निकाल लो, आज हम ऐसे पढ़ेंगे, ये वही ट्रेडिशनल तरीका है पढ़ाने का। एक तो ये चेंज करना होगा, दूसरा पढ़ाने के तरीके को इंटरेस्टिंग बनाना होगा। बच्चों को ये लगे कुछ सीखने को हमें मिल रहा है, बच्चे को बच्चा बन के समझाइए, वो आराम से समझेगा। और उस टाइम के टीचर्स यही मिस्टेक कर रहे थे, वो ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे थे, वही बोरिंग तरीका, जिस वजह से कई सारे बच्चे क्लास में प्रेजेंट ही नहीं हुए। देखिए तरीके में चेंज लाना पड़ेगा। टीचर्स स्कूल्स में बच्चों को इस तरीके से नॉलेज दे कि हर एक बच्चों को ये लगे कि मेरे को खाना मिले या ना मिले, कल स्कूल जरूर जाना। वो स्कूल जाने के लिए पागल हो जाए, वो स्कूल जाने के लिए बेचैन रहे, उसको बेचैनी होते रहे और जल्दी सुबह हो और मैं स्कूल जाऊं। तो इस तरीके का स्कूल सिस्टम होना चाहिए, बट ऐसा आज तक नहीं हो पाया। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जब क्लासरूम में जाया करता था पीछे बैठ जाया करता, ताकि टीचर का मेरे पे ध्यान भी ना जाए और पीरियड भी पूरा हो जाए, बस मजे से छुट्टी भी हो जाए, काम खत्म। क्योंकि मजा ही नहीं आता था। या आप यूं कह लो कि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने का जो तरीका है टीचर को देने का, वो टीचर डिलीवर नहीं कर पाए। ये चीज बहुत दिक्कत है। बट आज के तो कई सारे टीचर्स स्कूल्स में अच्छे पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे भी कई सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं आजकल। तो मतलब आज तो रेवोल्यूशन आ चुका है एजुकेशन फील्ड के अंदर यूट्यूब पे। कई लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं बिना कोचिंग और ट्यूशन जाए। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप पूरे यूट्यूब पे किस टीचर को सबसे ज्यादा फॉलो कर, आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है। एंड स्कूल्स में बच्चों को रोकने के लिए हमें आर्थिक रूप से जो वंचित परिवार है, फैमिली है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन उनकी ठीक नहीं होती, और एक तो स्कूल बहुत दूर होता है, बच्चों को भेजते नहीं है भाई, कहाँ से बच्चों को भेजें। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। या तो उनके घर के पास स्कूल खोला जाए, तो ये बहुत कमी थी। देखिए 1968 की पॉलिसी की सबसे बड़ी कमी यही है कि नए नए स्कूल्स या कॉलेज खोलने की बात कही नहीं गई इस वाली पॉलिसी, इसकी आलोचना भी की जाती है। इसके बाद 1986 की जब पॉलिसी आई तो इस पॉलिसी के अंदर इस कमी को सुधार लिया गया। इस पॉलिसी में कहा गया नए स्कूल्स और कॉलेज खोलने चाहिए। इसके लिए फिर कई सारे स्कूल्स और कॉलेज भी खोले। कई ST/ST कम्युनिटी के जो लोग थे उनके घर के पास कोई स्कूल नहीं था, उनके घर के पास स्कूल खोल दिया गया ताकि पास भी पढ़े और स्कूल्स भी वो जा सके। 1986 की पॉलिसी इस मामले में बेहतर पॉलिसी रही। और इस पॉलिसी में कहा गया यूनिवर्सल एजुकेशन होना चाहिए, समग्र शिक्षा। एजुकेशन सिर्फ थ्योरेटिकल ना हो, बस इस तरीके से लाइन टू लाइन पढ़ लिया, थ्योरेटिकल नॉलेज ले ली, एजुकेशन सिर्फ यही नहीं हो, समग्र एजुकेशन होना चाहिए। यानी कि आपको हर एक चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। कई चीजें ऐसी होती है जो बुक्स नहीं सिखाती, ये समाज, ये संस्कार, आसपास के लोग, उनके हाव भाव में सिखा देते। तो एजुकेशन का मकसद यही होना चाहिए, ना कि आपको एक रटन तोता बना दिया जाए। ये कहा गया 1986 की पॉलिसी में। तो 1986 की पॉलिसी समग्र शिक्षा के प्रति जोर देती है, सबके एजुकेशन पर जोर देती है। 1986 की पॉलिसी ये कहती है कि भारत के हर एक बच्चों को बेसिक एजुकेशन एटलीस्ट सबको मिले। बेसिक एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई 1986 की पॉलिसी, जिसको आगे चल के फंडामेंटल राइट्स भी बना दिया गया। और आज तो 6 से लेकर 14 ईयर तक बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हर एक गवर्नमेंट स्कूल में दिया जाता है, और ये उसका एक फंडामेंटल राइट है। एंड नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना, रिफॉर्म करने की बात इसमें कही गई। अब कौन से रिफॉर्म करने होंगे, जैसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अलग अलग उपाय अपनाने होंगे। कैसे कैसे उपाय, शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक को यूज करना हो। आज क्लासरूम के अंदर वही पुराना ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, वही ब्लैक बोर्ड चौक से लिख के पढ़ा रहे,
और जमाना डिजिटल बोर्ड का आ चुका है। आज तो यूट्यूब पे मोस्टली टीचर्स इस तरीके से डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर क्यों नहीं टीचर्स ब्लैक बोर्ड को रिप्लेस करके इस तरीके से डिजिटल बोर्ड पे समझाएं। दोस्तों आज तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि एक बच्चों को अगर डिजिटली रूप से पढ़ाया भी जाए, अच्छे से पीपीटी बना के एनिमेशन यूज करके, कितना इंटरेस्ट हो जाएगा उसके लिए पढ़ने। तो जिन बच्चों का पहले स्कूल जाने का मन नहीं भी करता था, आज वो आराम से जाएगा, बड़ा मजा आएगा उसको पढ़ने। हमारे टाइम पे ऐसा तो नहीं था, बट आज के बच्चों की तो अच्छी किस्मत है ना, उनको तो ये सब कुछ मिल सकता है। आप खुद देखिए, आज मैं आपको ये क्लास दे रहा हूँ, ये डिजिटल बोर्ड पे दे रहा हूँ, इसके लिए पीपीटी एनिमेशन ये सब कुछ पहले मैं तैयार करता हूँ, फिर मैं आप तक क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करता हूँ। हाँ, इसमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन आपको इसमें इंटरेस्ट आता है और यही इंटरेस्ट मैं आप सबको देना चाहता हूँ। एंड नेक्स्ट इसमें कही गई शिक्षा में समानता, इक्वालिटी इन एजुकेशन, यानी कि इसमें यह कहा गया कि हमें समानता को बढ़ावा देना होगा। ये समानता हर एक पॉलिसी में कही जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और जो गर्ल्स एजुकेशन का मामला है, ये थोड़ा पेचीदा मुद्दा है, क्योंकि गर्ल्स को भेजा नहीं जाता था, उनको तो ये लगता था ये पढ़ के क्या ही करेगी, और ST SC कम्युनिटी में इतना अवेयरनेस नहीं था, तो वहां पे अवेयरनेस की जरूरत थी। और इस नीति के अनुसार किसी भी बच्चे को शिक्षा की सुविधा से वंचित नहीं छोड़ना चाहिए, और इसलिए इस पॉलिसी का इंपॉर्टेंस बढ़ा। फिर जाके इस पॉलिसी में भी ST SC के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप की बात कही गई। एजुकेशन को प्रमोट करना है तो स्कॉलरशिप देना होगा गरीब बच्चों को, और जो इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड हैं या जो ST SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, गर्ल्स एजुकेशन को, इन सबको स्कॉलरशिप देना होगा। स्कॉलरशिप का मतलब या तो कैश प्राइज दे दो उनको, कैश पैसा दे दो, या स्कूल्स में एडमिशन करवाने के लिए जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो खरीद के दे दो, उनकी बेसिक नीड पूरी करो। तो ये सरकार ने किया स्टार्टिंग में। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1986 की पॉलिसी में इंपॉर्टेंस दिया गया लैंग्वेज। देखिए, आप जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहो आपको उस लैंग्वेज में पढ़ाए। आपका जो रीजनल लैंग्वेज है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, बट इंग्लिश एजुकेशन को यहाँ पे एक और जोड़ दिया गया। इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया गया पूरे भारत के अंदर, और ये पढ़ाया जाने लग गया, और भाषा शिक्षा को महत्व दिया गया। तो 1986 की पॉलिसी ने रीजनल लैंग्वेज के साथ इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया, ताकि हर एक को उसकी लैंग्वेज भी सिखाई जा सके। देखिए, यह नीति भाषा के महत्व को समझा। 1986 की पॉलिसी में एक लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस होता है इसको समझा गया, और अलग अलग भाषाओं में शिक्षा दी जाए बच्चों को, इसका समर्थन किया गया। चाहे उसकी रीजनल लैंग्वेज हो, अगर वो महाराष्ट्र का है तो मराठी में दो, तमिलनाडु का है तो तमिल में दे दो उसको, अगर वो उड़ीसा का तो उड़िया में दो, असम का तो असामीज में दो, यानी कि उसका एक रीजनल लैंग्वेज में होगा। अगर उसकी एजुकेशन रीजनल लैंग्वेज में होगी तो डेवलपमेंट ज्यादा होगा। बस यही होगा कि उसको एक नहीं 2-3 लैंग्वेज आती है, तो लैंग्वेज एजुकेशन पे इस पर जोर दिया गया। एंड इस नीति में यह इसलिए कहा गया ताकि भाषा के माध्यम से शिक्षा एजुकेशन को और ज्यादा आसान और समझने योग्य बनाया जा सके। अगर आपकी ही लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा तो आसानी से समझ में आएगी, और वही बुकिश लैंग्वेज हो, बहुत कठिन कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हो, कहाँ से समझ में आएगी। इसलिए आपकी लैंग्वेज हो, आसान लैंग्वेज हो और रीजनल लैंग्वेज हो, इसमें एजुकेशन देने की बात कही गई। एंड इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 1992 में इंप्लीमेंट की गई, और इस पॉलिसी में क्या कहा गया कि पहले महिला एजुकेशन को प्रमोट करना होगा। इस टाइम पे अभी महिलाओं को इतना एजुकेशन नहीं दिया जाता था, लोग अवेयर नहीं थे, और गर्ल्स एजुकेशन प्रमोट ही नहीं कर रहे थे। लड़कियों को पढ़ा के करना ही क्या है, वही मेंटलिटी थी। लड़का पढ़ेगा तो कमा कर भी देगा, लड़कियां पढ़ेगी तो दूसरे घर में चले जाएगी, क्या फायदा पढ़ाने का। ये नहीं सोच रहे वो कि लड़कियां पढ़ेगी तो कितने जनरेशन पढ़े हुए निकलेंगे, यानी कितने लोगों को वो एजुकेट कर सकती है। ये चीज बहुत जरूरी है। तो गर्ल्स एजुकेशन को लेकर मेंटलिटी में चेंज लाने की जरूरत थी, जो कि 1992 की पॉलिसी में कही गई। 15 से लेकर 35 वर्ष के जितने भी महिलाएं हैं उन सबको हमें एजुकेट करना हो। तो सिर्फ एजुकेशन ये नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी बस ये पढ़ा दो हो गया एजुकेशन, ये नहीं एजुकेशन। ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, जैसे स्किल डेवलपमेंट वाले कोर्सेस, स्किल्स को जो बढ़ाए, आपको समझ दे सोसाइटी की, जो आपको रोजगार दे, ऐसे एजुकेशन की बात इसमें कही गई। एंड जो ST SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी, जो बैकवर्ड है काफी, और स्कूल्स के अंदर बच्चों को प्रेजेंट करने के लिए इसके लिए कुछ पॉलिसी अपनाई गई, जैसे भोजन की योजना। आपने सुना होगा मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को दोपहर में खाना मिलता था। मुझे अभी भी याद है कि मैं मंडे को रोज स्कूल जाया करता था, क्यों, कटोरी लेके पूरी सब्जी मिला करते थे। बुधवार को वो कड़ी चावल अभी भी याद है, वो राजमा चावल अभी भी याद है। तो ये चीज बहुत जरूरी भी था, इससे बच्चे स्कूल जाया करते थे। अब जिनके घर में खाना नहीं बनता था, काफी बैकवर्ड क्लास के जो लोग थे, खाने पीने की भी दिक्कत थी, तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया करते थे। कम से कम कुछ नहीं तो खाना तो मिलेगा, चल जा स्कूल जा। तो इससे स्कूल्स के अंदर बच्चों की संख्या बढ़ गई, तो इससे एक फायदा हुआ। दूसरा क्या है, स्टेशनरी का सामान सरकार ने देना स्टार्ट कर दिया, जैसे बुक्स हो गए, यूनिफॉर्म हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स हो गए। तो बेसिक जो चीज है एक बच्चों को पढ़ने के लिए, ये सारी गवर्नमेंट खुद देने लग गई। एंड तीसरी बात, फ्री एजुकेशन। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर कोई फीस तो लगती नहीं, वो लगती हुई तो नाम मात्र की होती है, वो वही 50-60 रुपए, 100-150 रुपए। तो इस तरीके से सरकार ने एजुकेशन को प्रमोट किया 1992 की पॉलिसी, और एजुकेशन में जो समस्याएं थी उसमें सुधार किया।
इस पॉलिसी के तहत। जैसे इससे पहले की पॉलिसी में हॉस्टल फैसिलिटी की बात नहीं की गई थी, तो हॉस्टल फैसिलिटीज की भी बात कही गई इसके अंदर। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात कही गई, यानी कि अगर 5 सब्जेक्ट बच्चे ले रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी हो जो उसको अलग एक्स्ट्रा नॉलेज दे सके। हर एक बच्चे पे पर्सनल अटेंशन की बात कही गई, ताकि कोचिंग की अलग से जरूरत पड़े ही ना, स्कूल्स के टीचर उनको इतने अच्छे से पढ़ा दे। एजुकेशन क्वालिटी रूप में देना होगा, एजुकेशन बच्चों को बोझ ना लगे। और जिस दिन एजुकेशन बच्चों को बोझ लगने लग जाएगा, उस दिन उस एजुकेशन में ही कमी है, उस पॉलिसी में कमी है, बच्चे में कमी नहीं है। उसको बोझ इसलिए लग रहा है क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आ रहा, साहब मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। और जिस दिन मजा आने लग गया, ये बोझ नहीं लगेगा, वो उस बोझ को उठा ले। और 1992 की पॉलिसी में यही कहा। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सिस्टम ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। देखिए, व्यावसायिक अध्ययन को बढ़ावा दिया गया। वोकेशनल एजुकेशन ऐसे एजुकेशन होती है या ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको ऐसी एजुकेशन दी जाती है जो आगे चल के आपको रोजगार दिलाती है, एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब दिलाती है। जैसे आपको सिलाई सिखा दिया जाए लड़कियों को, कितना अच्छा रहे। आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज दे दी जाए, एडवांस नॉलेज दे दी जाए, ये आगे आपके बहुत काम आएगी। आप चाहे मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, तो वोकेशनल एजुकेशन के तहत आपको वो करवाया जाए जो आपका पैशन है, जो आप करना चाहते हो। क्योंकि आज आप वो कर रहे हो जो आप कभी नहीं करना चाहते थे, और जो आप करना चाहते थे वो आप कर ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आपने अपने सपनों को मार दिया। बट कई लोग होते हैं जो हिम्मत करते हैं और वो अपने सपनों को पूरा भी करते हैं, चाहे कंडीशन या सिचुएशन जैसी भी रही। इसलिए वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया गया। और इस टाइम पे ये भी कहा गया कि हमें स्कूल्स को खोलना हो, और इसी टाइम पे बच्चों के घर के पास ही गांव दराज में जहां स्कूल्स नहीं हुआ करते थे, वहां पे भी स्कूल्स खोले गए। पहले बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई किया करते थे, उन बच्चों को रिप्लेस करके वहां से उठा के स्कूल्स भेजा गया। कई सारे यूनिवर्सिटीज, अलग अलग कॉलेज खोले गए, तो इससे बच्चों को फायदा हुआ। एंड फिफ्थ पॉइंट में क्या बताया गया? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, यानी कि नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन। सभी को डिजिटल रूप से लिटरेट करना है, दैट मीन्स डिजिटल एजुकेशन देना है, ये कहेगा इस पॉलिसी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा शिक्षा प्रदान करके सभी बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना हो। तो एजुकेशन का मकसद आपको सेल्फ डिपेंड बनाना है, ना कि अदर डिपेंड बनाना है। अदर डिपेंड जिस दिन आप होगे, आप गुलाम बनकर रह जाओगे। इसलिए सेल्फ डिपेंड बनाने की बात कही गई। इसलिए हमेशा हमें अपने आप से भी कुछ कुछ सीखते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? 22 की पॉलिसी। ये पॉलिसी सबसे लास्ट की पॉलिसी है, और इस पॉलिसी में यह कहा गया कि भारत के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें 2 कमी है, ना तो उसमें एजुकेशन है और ना ही सही सिस्टम है। इसलिए एक अच्छे तरीके से फिर से वेल ऑर्गेनाइज एजुकेशन और सिस्टम दोनों बनाना होगा। तो 2020 की पॉलिसी के अंदर सबसे बेसिक जो चेंज किया गया और फंडामेंटल चेंज क्या था, ये कि 10th के बाद अगर कोई 11th में एडमिशन लेता है तो आर्ट्स में लेगा, कॉमर्स में लेगा या साइंस में लेगा, वो पहले यही डिसाइड करता। बट अब ऐसा नहीं। अब क्या है कि बच्चा आर्ट्स का एक सब्जेक्ट ले ले, कॉमर्स का 2 ले ले या साइंस का 2 ले ले, उसकी मर्जी। यानी कि ये जो रेस्ट्रिक्शन था, ये जो बैरियर था, ये खत्म कर दिया गया। पहला चेंज हुआ। दूसरा क्या हुआ? इसमें प्राइमरी एजुकेशन से लेकर प्री स्कूलिंग यानी कि LKG, UKG, नर्सरी तक के लिए करिकुलम डिसाइड कर दिया गया, और हायर एजुकेशन का सिलेबस भी चेंज कर दिया गया। यानी कि मार्क्स पे नहीं, स्किल पे फोकस करना है। और वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया गया, कोडिंग को प्रमोट किया गया, कंप्यूटर नॉलेज को प्रमोट किया गया 2020 की पॉलिसी में। इसलिए अब तक की सबसे बेहतरीन पॉलिसी इसको कही जा रही। सार्वभौमिक शिक्षा यानी कि यूनिवर्सल एजुकेशन की बात कही गई, सबको एजुकेशन मिले, एजुकेट करना सबको जरूरी है। यानी प्री स्कूल की बात कही गई, बच्चों को डायरेक्ट स्कूल में मत डाल दो, पहले उसको नर्सरी, LKG और UKG पढ़ाओ, ताकि वहां पे वो शिक्षा नहीं, संस्कार सीखे। शिक्षा से पहले संस्कार लेना बहुत जरूरी है, ताकि मैनर्स वो सीख, कब कहाँ पे कैसा ट्रीट करना है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसको छोटे बच्चे में ही सब कुछ की समझ हो जाए। एटलीस्ट इतनी समझ तो हो जाए कि उस एज में क्या उसके लिए सही है क्या गलत है, उसको पता भी चल जाए। और प्री स्कूल्स में इसलिए सबको डालना चाहिए, और ये बहुत जरूरी भी है। प्राइमरी एजुकेशन यानी 5th क्लास तक, फिर वो जाए हाई एजुकेशन यानी 10th और 12th कंप्लीट करने के। इसका लक्ष्य रखा गया 2030 तक, यानी 2030 तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरे अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। और स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस लाना, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव रखा गया 2020 पॉलिसी का। इस पॉलिसी में यह कहा गया कि भारत में अब तक 2 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टाइम से पहले स्कूल छोड़ दिए, उनको वापस लेकर आना है। और ये प्रोजेक्ट दिया गया है NIS बोर्ड को। NIS बोर्ड को ये प्रोजेक्ट दिया गया है। आपने नाम सुना है NIS बोर्ड का? मैं आपको बता देता हूं। देखिए, NIS बोर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसको भारत सरकार के द्वारा 1989 में बनाया गया। और NIS बोर्ड को उन बच्चों के लिए बनाया गया है जिन्होंने क्लास 10th और 12th इसी वजह से कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। मान लो चाहे वो फेल हो गए हैं या बीच में उनकी पढ़ाई छूट गई थी, आज से कई सालों पहले ये शादी हो गई थी, आज उनकी एज ज्यादा हो गई है,
तो वो अपनी क्लास 10th और 12th आज भी अभी भी कंप्लीट कर सकते। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा जो दूसरा चैनल है उस पर 2 लाख से प्लस सब्सक्राइबर है और ये हमारा चैनल डेडिकेटेड है। और एनएस बोर्ड के अंदर कई सारे ऑफिसर टीचर से जब बात होती है तो हम यही डिस्कस करते हैं कि कैसे हम आउट ऑफ स्कूलिंग बच्चों को जोड़ सके एनएस बोर्ड में और उन बच्चों को भी एजुकेट कर सके बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए जिन्होंने अपनी पढ़ाई अभी भी छोड़ रखी। तो एनएस बोर्ड बहुत अच्छा ऑप्शन है क्लास 10 और 12th कंप्लीट करने के लिए। और इसलिए इस पॉलिसी में कहा भी गया कि भारत में ऐसे बच्चे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी उनको वापस लेकर आना होगा और 10th 12th या बेसिक जो एजुकेशन है ये उनको देना होगा, तब जाके उच्च शिक्षा के अंदर उनकी वृद्धि हो सकती है। दैट मीन्स हायर एजुकेशन के अंदर उनकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट भी हो सकता है और जो पास रेट है ये भी बढ़ सकता है। ज्यादा से ज्यादा छात्र कॉलेज में जाएंगे और ये गोल सेट किया गया 2035 तक, यानी कि 50% छात्र भारत के अंदर जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो योग्य होंगे, वो इस लायक होंगे कि उनके पास स्किल भी होगा, अच्छी खासी नॉलेज भी होगी और हर एक प्रॉब्लम का उनके पास सॉल्यूशन भी होगा। यानी कि स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन आप सभी को देने की बात कही गई। कॉलेज में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ने की इसके अंदर बात कही गई और शिक्षा में तकनीक और तंत्र ज्ञान यानी कि टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाने की बात कही गई इसके अंदर कि आपको कोडिंग से लेकर स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन जिसमें पाइथन, प्रोग्रामिंग, कई सारे वोकेशनल एजुकेशन देने की बात कही गई है इसके अंदर, जो आगे चल के रोजगार में यानी एम्प्लॉयमेंट में आपकी हेल्प करे। ऐसा भी ना हो कि जो आप पढ़ के जा रहे हो आगे काम ना आए, आगे काम आए वही आप पढ़ो। 2020 की पॉलिसी में यही कहा गया। नई शिक्षा में तकनीक और तंत्र की बात कही, यानी कि अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको एजुकेट किया जाए ताकि क्वालिटी एजुकेशन आपको मिले। इस प्रकार जितने भी एजुकेशन पॉलिसी बने हैं इन पॉलिसी का यही एक मकसद है, क्वालिटी एजुकेशन देकर आपको इस लायक बना देना कि लाइफ में आप कभी धक्के ना खाओ, आप इस लायक हो जाओ कि आप 2 पैसा कमा भी पाओ और एजुकेट होकर क्या सही है क्या गलत है आप इसमें डिफरेंस भी कर पाओ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शिक्षा व्यवस्था में सार्वजनिक वित्त पोषण का क्या महत्व है? यानी कि आपको इसमें बताना है कि सरकार या अलग अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो पैसे खर्च किए जाते हैं एजुकेशन पे, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद आपसे पूछा गया भारत में शिक्षा वित्त पोषण के अलग अलग स्रोतों पर चर्चा कीजिए, यानी कि जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं आखिर उन पैसे का सोर्स क्या होता है, कहाँ से आते हैं वो पैसे। तो 2 चीज बताना है आपको इस पूरे क्वेश्चन के आंसर में, यानी कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फंडिंग इन इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, डिस्कस द वेरियस सोर्सेस ऑफ एजुकेशन फंडिंग इन इंडिया। चलिए हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ, हर बार की तरह शुरू से समझते हैं। देखिए, शिक्षा वित्त पोषण, पोषण का मतलब जो सरकार पैसे खर्च कर रही है, वित्त मतलब पैसा, शिक्षा मतलब एजुकेशन, एजुकेशन पे किया जाने वाला खर्च शिक्षा वित्त पोषण या एजुकेशन फंडिंग कहलाता है, जो स्कूलों में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए खर्च किया जाता है, जिससे कि रिसोर्सेज को लाया जा सके, रिसोर्सेज को पूरा किया जा सके। अब वो चाहे स्कूल्स की बिल्डिंग हो, कॉलेज की बिल्डिंग हो या स्कूल्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सभी चीजों को बिल्ड करने के लिए पैसा लगता है। देखो, और भारत के अंदर पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों खर्च करती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई स्कूल्स या कॉलेज चलाया जा रहा है या कोई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है तो उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई स्कूल या कॉलेज चला रही है, कोई पॉलिसी बना रही है तो उस पे पैसा स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है। तो दोनों लेवल की गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे पैसा खर्च करते हैं, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है, पैसा खर्च क्यों किया जाता है, आखिर क्या होता है इससे। तो देखिए, इसके 5 इंपॉर्टेंस है। उन सभी को मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक टेबल बना के बता दिया है इन 5 पॉइंट्स के अंदर। इन 5 पॉइंट्स को हम एक बार एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सामाजिक असमानताओं को दूर करना, रिमूवल ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज। देखिए, सोसाइटी के अंदर कई लोग बहुत पैसे वाले हैं और कई लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। अब सरकार क्या करती है कि अमीरों पे हैवी टैक्स लगा के जो पैसा आता है वही पैसा ये गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिससे सोशल इक्वालिटी आ सके और गरीब के बच्चे भी एटलीस्ट गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ सके। तो एक तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि सोशल इनइक्वालिटी जो बना हुआ है, असमानता है जो समाज में अमीर गरीब के बीच में, ये ना रहे और सरकार अपने अपने लेवल पर एटलीस्ट बच्चों को सब्सिडी या फाइनेंशियल हेल्प देकर उनको पढ़ा सके। तो सरकार ने इसके सिस्टम भी किया हुआ है, 6 से लेकर 14 ईयर्स के सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने का प्रोविजन है। इसके बाद क्या है, आर्थिक विकास को बढ़ावा। देखिए, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए सरकार को चाहिए पैसा, और पैसे के कई सारे सोर्स होते हैं। जैसे सरकारी बजट के अंदर सरकार डिसाइड करती है कि हम एजुकेशन पे कितना खर्च करेंगे, और कई सालों से हम यही कहते आ रहे हैं कि एजुकेशन पे जीडीपी का 6% हम खर्च करें टोटल बजट का, बट ऐसा नहीं होता। हम 2% या 2.2% ही खर्च कर पाते हैं एजुकेशन पे, यानी कि एजुकेशन का बजट बढ़ाना होगा। तो एक तो सरकारी बजट हो गया। इसके बाद फॉरेन से भी हेल्प मिलती है एजुकेशन पे खर्च करने के लिए, एंड फॉरेनर के द्वारा या इंडिया में कई सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं सरकारी इंस्टीट्यूशंस पे, तो यहाँ से पैसा आता है। बैंक से लोन मिल जाता है, और कई बार बिलेटरल एग्रीमेंट होता है 2 देशों के बीच में, तो वहां से भी हेल्प मिल जाती है। इस वजह से डेवलपमेंट होता है हेल्थ और डिफेंस के अंदर, और टेक्नोलॉजी दूसरे देशों की भारत के अंदर आ पाती है। तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, क्योंकि देश के अंदर जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बिल्ड होता है, अच्छी खासी सिस्टम बन जाती है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट क्या है, रोजगार के अवसर, यानी कि एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज मिलता है हमें। जैसे शिक्षा में निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट करने से भविष्य को हम
तैयार करते हैं, क्योंकि जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको रोजगार देने लायक अच्छी सी एजुकेशन दी जा सके, जिससे कि उनके पास स्किल आ सके। तो इसलिए भी एजुकेशन पे खर्च करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या, नागरिकों को समान अवसर, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू सिटीजन्स। अगर देखा जाए चाहे लोग शहरों में रह रहे हो या गाँव में रह रहे हो, ये एजुकेशन में जो डिफरेंस आया हुआ है, शहरी लोगों को सब मिल जाता है, बट गाँव दराज के लोगों को स्कूल जाने में भी दिक्कत आती है। तो जो गाँव में दूर दराज में रह रहे हैं, जो अभी काफी बैकवर्ड है या जो हाशिए पे रह रहे हैं, ऐसे कम्युनिटी लोगों को हेल्प देने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी है ताकि इन इक्वालिटीज को ये खत्म किया जा सके। एंड नेक्स्ट क्या, बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करना, फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स, जैसे भोजन, कपड़ा, आवास, ये तो है ही है। इसके साथ एजुकेशन और हेल्थ, ये भी बेसिक नीड्स में आता है, जिससे कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके और रोजगार मिलने के बाद वो इस लायक तो बन सके कि अपने लाइफ को वो सही से रेगुलेट कर पाए। और इसके लिए जरूरी है कि उनको अच्छा सा एजुकेशन मिले। एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा तभी कुछ हो सकता है। तो शिक्षा में वित्त पोषण का ये सारे इंपॉर्टेंस है, यानी कि एजुकेशन में जो फंडिंग करते हैं हम। लेकिन अब इसके सोर्स क्या है, देखिए आपको सोर्स बताने के लिए ये चार्ट बताना होगा। एग्जाम्स के अंदर इस क्वेश्चन में आपको इस तरीके से चार्ट बना देना है, चार्ट जरूर बनाना है। ये चीज मैं आपको हमेशा कहता आया हूं। देखिए पहले आपको लिखना है कि भारत में शैक्षिक वित्त पोषण के स्रोत, यानी कि सोर्सेस ऑफ एजुकेशनल फंडिंग इन इंडिया। एजुकेशन को जो फंड दिया जाता है वो दो तरीके से दिया जाता है। पहला तरीका होता है आंतरिक स्रोत, यानी कि इंटरनल सोर्सेस, और दूसरा होता है बाहरी सोर्स, यानी कि एक्सटर्नल सोर्सेस, जो हमारे देश से बाहर से मिलता है हमें। आंतरिक सोर्स में दो तरीके आते हैं। पहला जो सरकार, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, जैसे स्थानीय लेवल पे सरपंच या म्युनिसिपैलिटी, एमसीडी वगैरह खर्च करती है। तो ये 3 लेवल की गवर्नमेंट जो खर्च करती है, इसको बोला जाता है पब्लिक फंड, सरकारी फंड। और दूसरा होता है प्राइवेट फंड। प्राइवेट फंड का मतलब जो निजी लोग खर्च करते हैं, प्राइवेट बिजनेसमैन लोग या मेरे आपके जैसे लोग, जिनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग पैसा खर्च करते हैं। मान लो कोई दान वगैरह से इनको पैसा मिल गया, डोनेशन से इनको पैसा मिला, या वो एक ट्रस्ट सोसाइटी चला रहे हैं या सेक्शन 8 कंपनी चला रहे हैं, तो वो इस तरीके से पैसा खर्च करते हैं प्राइवेट लोगों के द्वारा। तो ये तो हो गया इंटरनल सोर्सेज। सरकार पैसा खर्च करती है टैक्स से, और प्राइवेट लोग पैसा खर्च करते हैं डोनेशन से, बच्चों से जो फीस मिलती है उससे। लेकिन जो बाहरी सोर्स है, अब इसमें क्या होता है कि कई बार देखिए बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो बाहर से भी फंड कर देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, या IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनसे लोन ले लेते हैं। तो बाहरी बैंक से लोन मिल जाता है, इंटरनेशनल बैंक से। तो ये हो गया इनकम के सोर्स। तो ये सारे सोर्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, इनको ही यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। जैसे आंतरिक सोर्स के अंदर, यानी इंटरनल जो सोर्सेज है, इसमें कौन कौन से हैं, प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। अगर पब्लिक सोर्स की बात करें, जैसे जो सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट चला रही है, इसमें सर्व शिक्षा अभियान, SSA एंड RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सभी को सेकेंडरी एजुकेशन देना है, क्लास 10th 12th वो कर सके। इसके लिए सरकार 2 प्रोजेक्ट चला रही है इस टाइम पे, SSA और RMSA एंड शिक्षक शिक्षा केंद्र की परियोजित योजना। एंड कई ऐसे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं जिसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, जो प्राइवेट या जो NGO वगैरह होते हैं, ये भी अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चला रहे होते हैं। अब इनको बच्चों से फीस मिलती है या इनको डोनेशन मिलता है, तो इससे इनके पास फंड आता है। नेक्स्ट क्या है, अदर सोर्स, जैसे कोई ट्रस्ट हो, किसी ने उसको दान दे दिया हो, कोई बिजनेसमैन ने या कॉर्पोरेट ने उसको डोनेशन दिया हो, तो यहाँ से भी पैसे आते हैं। और बाहरी यानी कि एक्सटर्नल सोर्स में हमने देख लिया कि किस तरीके से बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, मान लो कोई किसी भी तरीके से सब्सिडी देकर उनको पढ़ाया जाता है, आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ये हो गया हमारा बाहरी सोर्स, चाहे वो अदर बिजनेसमैन से या देश के बाहर से मिलता हो। नेक्स्ट क्या है, शैक्षिक स्तर पर अन्य कार्य, अदर फंक्शंस एट द एकेडमिक लेवल। देखिए भारत के अंदर कई सारे स्कूल्स खोले गए हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल कौन कौन से हैं या कॉलेज वगैरह हैं, जैसे नवोदय विद्यालय है, IIT, IIM, NIT, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इनको रेगुलेट करती है। एजुकेशन मिनिस्ट्री हमेशा कोशिश करती है कि जो बैकवर्ड क्लासेस के स्टूडेंट हैं या जो बच्चे हैं आर्थिक रूप से ये कमजोर काफी होते हैं, तो इनको एजुकेशन मिल सके, इसके लिए सरकार कई सारे मुहिम चलाती है, जैसे कौशल भारत मिशन, जैसे स्किल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया कैंपेन, अटल इनोवेशन मिशन। ये कुछ ऐसे मिशन है जो सरकार इस टाइम पे एजुकेशन यानी कि शिक्षा व्यवस्था में चला रही है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कई बार सामाजिक आर्थिक रूप से जो बैकवर्ड है, इनइक्वालिटी का जो शिकार है, उनको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए कई बार ऐसे वेलफेयर के स्कीम लाई गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक और निजी विद्यालयों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स। इस पूरे क्वेश्चन में आपको एक चीज बताना है कि जो प्राइवेट स्कूल्स है और जो गवर्नमेंट स्कूल है, इन दोनों स्कूल्स में क्या डिफरेंस होता है। इन दोनों ही डिफरेंस को मैं आपको एक टेबल बनाकर समझाऊंगा बहुत इजीली तरीके से। चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम बात करें इनमें डिफरेंस की, मेनली जो स्कूल का पर्पस क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। स्कूल का पर्पस होता है बच्चों को प्राइमरी, बेसिक, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन देना। प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को 5th क्लास तक एजुकेशन दी जाती है, सेकेंडरी में क्लास 10th और सीनियर सेकेंडरी में क्लास 12 एंड इसके बाद हायर एजुकेशन आता है जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आता है, यानी कि 3 साल की ग्रेजुएशन और 2 साल की मास्टर्स। आप MA करो, MCOM करो या जो आपके पास कोर्स है आप उसके हिसाब से MSc करो। तो ये हो गया आपका एजुकेशन का स्ट्रक्चर। लेकिन जो स्कूलिंग का सिस्टम
सिस्टम है उसमें सबसे पहला है सरकारी स्कूल यानी कि सार्वजनिक विद्यालय। इन स्कूल्स के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और गवर्नमेंट के द्वारा ही पॉलिसी बनाई जाती है इन स्कूल्स के लिए। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है ये निजी स्कूल्स होते हैं, ये किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा चलाया जा सकता है या किसी ग्रुप के द्वारा, बट इनके नियम गवर्नमेंट नहीं बनाती और गवर्नमेंट का इन पे कंट्रोल नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, दयानंद मॉडल स्कूल, सनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल। आपके एरिया के आसपास भी कोई प्राइवेट स्कूल होंगे, आप उनके नाम देख सकते हो, पब्लिक स्कूल्स, मॉडल स्कूल्स, ऐसे नाम ये रखते हैं अपने स्कूल्स के। स्कूल्स बनाए कैसे जाता है? देखिए, अगर आप प्राइवेट स्कूल्स बनाना चाहते हो तो 3 तरीके से बनाया जा सकता है। सबसे पहले आपको सोसाइटी में रजिस्टर्ड करवाना होगा। भारत के अंदर सोसाइटी एक्ट है, उस एक्ट में रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। सोसाइटी बनाने के बाद आप स्कूल ओपन कर सकते हो। दूसरा है ट्रस्ट बनाना होगा। ट्रस्ट का क्या मतलब होता है? सेम जैसे सोसाइटी है वैसे ट्रस्ट भी होता है। ट्रस्ट बनाकर भी आप अपना स्कूल ओपन कर सकते हो। ये एक एनजीओ के टाइप है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने नाम सुना होगा एनजीओ का। एनजीओ बेसिकली 3 तरीके से बनती है। पहला तरीका होता है सोसाइटी बनाकर, दूसरा तरीका होता है ट्रस्ट बनाकर, और जो तीसरा तरीका होता है उसको बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी। दैट मीन्स 2013 के अंदर भारत सरकार के द्वारा कंपनीज एक्ट इंप्लीमेंट किया गया था और कंपनीज एक्ट 2013 में जिन्होंने रजिस्टर्ड करवाया सेक्शन 8 में, वो भी एक एनजीओ होती है। तो अगर आपको कोई स्कूल ओपन करना है तो सोसाइटी में रजिस्टर्ड करो, ट्रस्ट में, या सेक्शन 8 कंपनी बनाकर आप एक स्कूल ओपन कर सकते हो। आपको बताते हुए मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि हमारी जो कंपनी है MVS मनीष वर्मा स्टडी फाउंडेशन, ये एक सेक्शन 8 कंपनी है और सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड एक एनजीओ है और इसके तहत हमारा एक स्कूल भी चलता है, प्ले स्कूल है हमारा। और MVS फाउंडेशन एक एनजीओ के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करता है। जैसे आज मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सब कुछ मैं MVS फाउंडेशन की तरफ से ही आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। लोगों को अगर काम पसंद आता है तो वो डोनेशन भी देते हैं। अगर आप भी चाहते हो डोनेशन करना तो बिल्कुल दे सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो इस प्रकार स्कूल्स खोलने के लिए 3 तरीके होते हैं। इन तीनों तरीके से स्कूल ओपन किया जा सकता है। यहाँ पे इमेज लगा देना MVS फाउंडेशन वगैरह की, और जो मेरी फोटो वगैरह है ना वो लगा देना। अब हम बात करते हैं मेन डिफरेंस क्या है। देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है। अगर बात करें हम यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में, तो ये रहा यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स के बारे में, और यहाँ पे है किन किन एरियाज में डिफरेंस। सबसे पहले बात करते हैं हम संचालन यानी कि ऑपरेशंस की, कि कैसे इनको रेगुलेट किया जाता है। तो जो पब्लिक स्कूल्स हैं, दैट मीन जो गवर्नमेंट स्कूल है, इनको सरकार द्वारा चलाया जाता है, सरकार ही नियम बनाती है इनके लिए। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है, इनके लिए जो स्कूल्स के प्रिंसिपल या जो ओनर है वही इसके लिए नियम बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है? फीस। दैट मीन फीस स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल है, इन स्कूल्स के अंदर नाम मात्र की फीस होती है, फीस होती ही नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है, इनके अंदर फीस भर भर की होती है। लाखों लाख रुपए फीस मंथली फीस होती है इसकी में। तो बहुत महंगे महंगे स्कूल भी है। अगर कोई सस्ता स्कूल भी है तो कम से कम 20 से 30 हजार रुपए उनकी मंथली फीस होती है। नेक्स्ट क्या है? शिक्षक। दैट मीन्स जो टीचर्स होते हैं, इनके बीच में भी डिफरेंस पाया जाता है। जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर टीचर्स बनने के लिए कई सारे एलिजिबिलिटी चाहिए, क्राइटेरिया फॉलो करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा नियम बनाया जाता है, रूल्स बनाए जाते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास डिग्री है या नहीं है, बेसिक एजुकेशन अगर आपने BEd किया हुआ है, बस उसके बाद ही आपको स्कूल वाले ले लेते हैं। लेकिन ये सैलरी बहुत कम देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर को सैलरी ज्यादा मिलती है, प्राइवेट स्कूल्स के टीचर को सैलरी कम मिलती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट को लेकर भी यहाँ पे डिफरेंस है। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा होते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो स्टूडेंट्स की क्वांटिटी होती है ये काफी कम होती है, क्योंकि जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो अमीर घर के बच्चे होते हैं, वही इन प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, या गवर्नमेंट ऑफिसर वगैरह हो गए, उनके ही बच्चे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? सुविधाएं यानी कि फैसिलिटीज में भी डिफरेंस दिखा जाता है। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती, सुविधाएं नहीं मिलती, ना इक्विपमेंट्स होता है, चाहे कंप्यूटर लैब हो गया या फिजिक्स केमिस्ट्री की साइंस लैब्स हो गए, इतना नहीं होता। प्लेग्राउंड भी इतने अच्छे नहीं होते। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स है, इनके अंदर लाइब्रेरी की प्रॉपर सिस्टम होता है, यहाँ पे कंप्यूटर लैब होता है, साइंस लैब होता है, प्लेग्राउंड वगैरह होता है। देखिए, अगर ये पैसा आपसे वसूल रहे तो फैसिलिटी तो देना ही पड़ेगा इनको भाई। तो ये डिफरेंस होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है? एंट्रेंस। दैट मीन्स एडमिशन और एग्जामिनेशन का सिस्टम में भी डिफरेंस होता है। अगर आप देखोगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा, इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा ही पॉलिसी बनाई जाती है। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स अपने मन मर्जी से जब मर्जी चाहे एग्जाम ले ले, जब मर्जी चाहे रिजल्ट दे दे। गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव। दैट मीन्स क्या इनका पर्पज होता है। दोनों का अलग अलग पर्पज है। जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, ये सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के लिए बनाई जाती है। अब देखो इनका क्या मकसद होता है कि सभी लोग एक स्कूल में आके पढ़ सके, एक छत के नीचे, इसलिए इक्वलिटी चाहते हैं, चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, अमीर हो या गरीब हो। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, ये गुड क्वालिटी देने की बात करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं। हम तो भाई देखो मॉडर्न एजुकेशन देंगे, जो अफोर्ड कर सकता है वो हमारे स्कूल में आओ। इस तरीके से पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कंक्लूजन के रूप में कि इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही प्रकार के जो स्कूल्स होते हैं उच्च क्वालिटी, लेकिन आप कह सकते हो कि ये बच्चों को इस तरीके से एजुकेशन देते हैं ताकि हायर एजुकेशन के लिए वो प्रिपेयर हो सके। अच्छी क्वालिटी की शिक्षा अगर वो बच्चों को मिल जाती है, और मकसद ही इनका यही होता है। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, आपसे फीस तो ज्यादा लेते हैं, एजुकेशन आपको ट्यूशन से लेना पड़ जाता है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि इतने डिफरेंस होने के बावजूद भी गवर्नमेंट
गवर्नमेंट स्कूल्स आजकल कई बेहतर स्कूल बन रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स को भी टक्कर दे रहे हैं वो, लेकिन इनमें भी कई इंप्रूवमेंट होने बाकी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसको NCERT कहा जाता है, स्कूल स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को बढ़ाने में ये कैसे योगदान देता है, यानी कि हाउ डज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, ध्यान रखना इसके नाम में ही रिसर्च है, एंड ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग भी देता है ये किसको, टीचर्स को, NCERT कंट्रीब्यूट टू एनहांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस एट द स्कूल लेवल। तो आपको इसमें यही बताना है कि NCERT क्या काम करता है और ये कैसे अपना कंट्रीब्यूशन देता है टीचिंग एनहांसिंग को इम्प्रूव करने में और स्कूल लेवल पे करिकुलम तैयार करने में। चलिए हम इसको समझते हैं। पहले NCERT कब और कैसे बना और ये क्या काम करता है। इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करते हैं। NCERT को भारत सरकार के द्वारा 1961 में बनाया गया था और ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। ऑटोनोमस का मतलब होता है कि सरकार इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। NCERT के जो मेंबर्स होते हैं ये खुद ये डिसाइड करते हैं डिस्कशन के बाद कि क्या करिकुलम होगा। सभी स्टेट के मेंबर्स इसके अंदर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स इसमें होते हैं। तो ये एक ऑटोनोमस संस्था है, इसलिए इसको स्वतंत्र संस्थान कहा जाता है। कोई गवर्नमेंट इसके ऊपर इंटरफेयर नहीं करेगी कि नहीं तुम यही पढ़ाओ, सिर्फ हमारी आइडियोलॉजी पढ़ाओ, ऐसा नहीं होगा। तो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता यानी कि स्कूल एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, सभी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए सेंट्रल लेवल पर सरकार के द्वारा NCERT को बनाया गया, ताकि प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन तक सभी करिकुलम NCERT के द्वारा ही तैयार किया जाए। क्योंकि क्या पढ़ाया जाना है स्कूल्स के अंदर ये कौन तैयार करेगा, तो इसको ही तैयार करने के लिए NCERT को बनाया गया था। NCERT करिकुलम भी तैयार करती है, साथ ही टीचर्स को भी ट्रेन करती है और रिसर्च भी करती है। ये क्या क्या करती है अभी हम आगे समझेंगे। देखिए NCERT के लक्ष्य और उद्देश्य यानी कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है NCERT का। सबसे पहला है अनुसंधान करना। देखिए इसके नाम में ये रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये रिसर्च करता है कि करिकुलम को और कैसे बेहतर बनाया जाए। तो रिसर्च करने का काम ये अलग अलग देशों को देखता है। पहले मान लो स्वीडन के अंदर, नॉर्वे के अंदर, सिंगापुर, अमेरिका, जर्मनी, इन देशों के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है और कैसे NCERT इनसे कुछ ऐसी चीजों को ले सकता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो हमारे लिए सही हो। तो अलग अलग रिसर्च करने का काम करता है NCERT। पहले तो आपको यही बताना है। सेकंड, फिर ये सिलेबस यानी कि करिकुलम रेडी करता है। करिकुलम का मतलब कि पूरे साल में क्या क्या पढ़ाया जाना है और क्या नहीं पढ़ाना है, आज के टाइम के अकॉर्डिंग क्या जरूरी है, ये डिसाइड करता है NCERT। इसलिए देखोगे आप तो हर साल सिलेबस जारी करता है NCERT और कुछ कुछ पोर्शन जो आउटडेटेड हो जाते हैं उनको सिलेबस से हटा दिया जाता है। क्लास 12 तक के सारे सिलेबस NCERT के द्वारा ही प्रिपेयर किए जाते हैं। अब वो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो या वो प्राइवेट स्कूल हो, वो सारे CBSE से एफिलिएटेड होते हैं, इसलिए उन स्कूल्स के अंदर NCERT बुक पढ़ाई जाती है। लेकिन कई स्टेट बोर्ड है जहाँ पे NCERT पढ़ाई जाती है और कहीं पे नहीं भी पढ़ाई जाती है। जैसे तमिलनाडु की अपनी बुक है, उड़ीसा की अपनी बुक है, झारखंड की अपनी एक है, यूपी के अंदर NCERT पढ़ाई जाती है। तो कई स्टेट के अंदर पढ़ाया जाता है और कई स्टेट वालों ने अपनी खुद की बुक पब्लिश कर रही है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर स्कूल चल रहे हैं। एंड इसके बाद क्या है, शैक्षिक तकनीकों का प्रयोग करता है ये, यानी कि ये जितने भी टेक्नोलॉजी है, जो पेडागोजिकल टेक्निक्स हैं, पढ़ाया कैसे जाता है, टीचर्स को कैसे ट्रेन करना है, ये सारा काम NCERT के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद ये न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और रिलेवेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये NCERT के द्वारा ही पब्लिश किया जाता है। और साथ ही साथ ये NCERT की जो बुक्स पब्लिश होती है ये NCERT ही पब्लिश करवाता है। इसके बाद जो सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स या जो रिटेलर्स हैं वहां पे जाके दे देता है, फिर वहां से लोग जाके खरीद लेते हैं बच्चे वगैरह। नेक्स्ट क्या है, राज्य शैक्षिक विभाग, यानी कि जो स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट है या कॉलेज है या अलग अलग जो NGOs है, ये इनके साथ वो टाई अप करता है और वोकेशनल एजुकेशन के मामले में ये रिसर्च करता है। यानी कि जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है शैक्षणिक संस्थानों में, यानी कि इन जैसे इंस्टीट्यूशंस के अंदर कैसे हम वोकेशनल एजुकेशन को दे सकते हैं, इन मामलों पर भी रिसर्च करता है NCERT। तो अलग अलग प्रोजेक्ट चलाना, अलग अलग योजनाओं लेकर आना ताकि स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन लगे और रुचि यानी कि उनका इंटरेस्ट बढ़ता जाए, तो NCERT ये काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, NCERT स्कूल स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को बढ़ाने में अपना कैसे कंट्रीब्यूशन देता है, यानी कि NCERT कंट्रीब्यूट्स टू एनहांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एट स्कूल लेवल। वो डिफरेंट स्टेज में देता है। तो आपको मैं सारे एक एक करके पॉइंट्स बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम विकसित करना। ये डेवलप करता है करिकुलम, क्या पढ़ाया जाना है और क्या नहीं पढ़ाया जाना है, ताकि उनका सोशल, इकोनॉमिक और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सके। तो ऐसा करिकुलम NCERT के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, पाठ्य पुस्तक प्रकाशन, टेक्स्ट बुक पब्लिश करता है। हम जो NCERT की बुक्स देखते हैं, पढ़ते हैं, हम सब ने NCERT बुक्स पढ़ी अपनी लाइफ के अंदर कभी ना कभी, तो ये NCERT के द्वारा ही पब्लिश की जाती है। NCERT के द्वारा ही बुक्स में सारे चैप्टर्स लिखे जाते हैं। उनकी लैंग्वेज भी काफी इजी रखनी होती है, उसमें एग्जाम्पल्स भी देना होता है, एक्टिविटीज, पिक्चर्स, कार्टून्स, ये सब कुछ मेंशन करना होता है एक NCERT को, ताकि बुक्स इंटरेस्टिंग बन सके। इसलिए आप देखोगे तो क्लास 6, 7 की बुक्स पढ़ने में बहुत मजा आता है, क्योंकि उसमें कार्टून्स या पिक्चर, इमेजेस के द्वारा समझाया जाता है, जिससे कि
बुक्स काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा सामग्री यानी कि एजुकेशन मटेरियल। देखो आप सपोर्ट मटेरियल भी हमें मिला करता था क्लास 9, 10, 11, 12 में। बुक्स तो मिलती थी एनसीईआरटी की, लेकिन सपोर्ट मटेरियल स्कूल से मिला करता था जो एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश की जाती थी। एंड इसके अलावा वीडियो लर्निंग, ऑडियो लर्निंग और इंटरेक्टिव टूल्स, ये सब कुछ एनसीईआरटी पब्लिश करता है ताकि स्टूडेंट ऑनलाइन तरीके से अपनी पढ़ाई कर सके और उनका इंटरेस्ट भी आए। शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि टीचर ट्रेनिंग भी देता है। एनसीईआरटी के द्वारा रिसर्च करने के बाद टीचर्स को कैसे पढ़ाना चाहिए, पढ़ाने का सही मेथड क्या है, टूल्स कौन कौन से जरूरी है, इन सभी चीजों के ऊपर एनसीईआरटी पहले रिसर्च करता है और उसके बाद एक पूरा मॉड्यूल तैयार करता है कि टीचर्स के लिए ये जरूरी है, और टीचर्स को ये ट्रेनिंग भी देता है। नेक्स्ट क्या है, सलाहकारी कार्य यानी कि एडवाइजरी वर्क भी करता है। अब मान लो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाने जा रही है एजुकेशन पे, तो वो एनसीईआरटी से पहले पूछती है कि पॉलिसी में हम क्या ऐसा रखें, क्या और हम इम्प्रूव कर सकते, जो अभी तक पॉलिसी एग्जिस्ट करती है उसमें और क्या हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, करिकुलम कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी एडवाइस भी देती है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से, और सरकार भी पहले एनसीईआरटी से डिस्कस कर लेती है जो एनसीईआरटी के मेंबर्स वगैरह। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा, ये प्रमोट करती है इंक्लूसिव एजुकेशन को। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब जिसमें नॉर्मल बच्चे तो पढ़ते ही हैं, बट जो डिसेबल्ड कैटेगरी के बच्चे हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हो गए, हैंडीकैप्ड वगैरह हो गए, इनके लिए भी, जो विशेष जरूरत वाले बच्चे हैं, इनके लिए भी करिकुलम रेडी करता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के पास इतनी सारी जिम्मेदारी है और भारत में अब तक 1961 से लेकर जितने भी करिकुलम रेडी हुए हैं, स्टडी मटेरियल रेडी हुआ है, ये सब एनसीईआरटी ही इंप्लीमेंट करता है। और एनसीईआरटी के द्वारा ही स्कूल्स लेवल तक जितना भी करिकुलम है, सिलेबस है, ये इसके द्वारा प्रिपेयर करके पढ़ने लायक करिकुलम देता है, बुक्स पब्लिश करता है, ताकि स्कूल्स लेवल की एजुकेशन को सही से रेगुलेट किया जा सके। आई होप आपका एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने में सर्व शिक्षा अभियान, जिसको SSA कहा जाता है, के महत्व की व्याख्या कीजिए। यानी कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्व शिक्षा अभियान SSA इन एंश्योरिंग क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन। यानी कि भारत सरकार के द्वारा एक अभियान चलाएगा जिसको सर्व शिक्षा अभियान कहा जाता है। तो इस अभियान के तहत क्वालिटी एजुकेशन देने की बात कही गई। तो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए क्या क्या करिकुलम तैयार किए गए और इस अभियान के तहत, इस मिशन के तहत सरकार ने और क्या क्या कहा, ये सारी बात आपको बतानी है इस पूरे क्वेश्चन के आंसर में। तो सर्व शिक्षा अभियान को डिफाइन करना है आप। चलिए अब हम इसका आंसर समझते हैं। सर्व शिक्षा अभियान MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि आज जिसको हम एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको शुरू किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे, जब भारत के ये प्रधानमंत्री थे। उस टाइम पे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। भारत के संविधान के अंदर 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2001 में। और इस अमेंडमेंट में ये कहा गया कि 6 से लेकर 14 साल तक, यानी कि 6 से लेकर 14 ईयर्स तक जितने भी भारत के अंदर बच्चे हैं, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। और इस एजुकेशन के तहत क्लास 8 तक सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी भी गई, और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में डाल भी दिया गया। और राइट टू एजुकेशन ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का ही एक पार्ट है, दैट मीन्स बेसिक एजुकेशन। और गोवा को छोड़कर ये अभियान या ये नियम पूरे देश में चलाया गया, और अलग अलग हिस्सों में लड़कियों, ST SC ग्रुप्स के बच्चों, इन सबको स्कूल्स में डालने के लिए प्रमोट किया गया, ताकि इनको भी बेसिक एजुकेशन या प्राइमरी लेवल तक की एजुकेशन मिल सके। तो सर्व शिक्षा अभियान का मतलब था सभी को शिक्षा देना, इसलिए इसको सर्व शिक्षा कहा गया। अब इसके अपने ही इंपॉर्टेंस थे, जो कि मैंने यहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स में बताया है। चलिए एक एक करके इन 5 पॉइंट्स को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट का है वैकल्पिक स्कूल प्रणाली, ऑल्टरनेटिव स्कूल सिस्टम। देखिए कई इलाके तो ऐसे थे जहाँ पे स्कूल्स नहीं था, और जहाँ पे स्कूल नहीं है बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, और स्कूल रातों रात तो बन नहीं सकता था। इसलिए बच्चों का सोशल, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट करने के लिए घर बैठकर ही पढ़ाई कंप्लीट करवाई गई, और इसके लिए कई सारे व्यवस्था किए गए। जैसे मैंने आपको बताया NOS बोर्ड है जो होम स्कूलिंग प्रोवाइड करता है, यानी घर बैठ के आप क्लास 10, 12 कंप्लीट कर सकते हो। NOS बोर्ड से क्लास 3rd, 5th, 8th ये भी किया जा सकता है। तो कई सारे स्टूडेंट्स घर बैठकर भी अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट कर पा रहे थे। वैकल्पिक स्कूल्स मिला इनको जो रेगुलर नहीं जा सकते। एंड स्कूल्स के अंदर रीजनल और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, इसको भी खत्म किया गया, ताकि एजुकेशनल लेवल पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एंड शिक्षा में समानता की बात की गई, यानी कि इक्वालिटी इन एजुकेशन। जेंडर और सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव ना हो, एकता और समानता हो, इसकी बात कहेगी, यूनिटी एंड इक्वालिटी। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा सभी के लिए है। दैट मीन्स जो ST कम्युनिटी से हो या SC से हो, गर्ल्स हो, मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो, मजदूर का बेटा हो या किसान का बेटा हो, सभी के लिए एजुकेशन है। और सभी को उसके उम्र के अनुसार, जो उसकी उम्र है उसको स्कूल में डालना चाहिए, और उसको एजुकेशन मिलेगी बिना किसी रोक टोक के। एंड नेक्स्ट क्या है, विद्यालयों में पुनः प्रवेश, यानी कि री एंट्री इनटू स्कूल्स। देखिए कई बार ऐसा क्या होता है कि बच्चे स्कूल्स बीच में छोड़ देते हैं। अब चाहे जो भी दिक्कत हो,
और स्कूल वाले लेने से मना कर देते हैं वापस। तो ऐसा ना हो इसलिए सर्व शिक्षा अभियान में ये कह दिया गया कि अगर मान लो जो बच्चा बीच में छोड़ के वापस स्कूल ज्वाइन करता है उसको लिया जाए। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास 10th बच्चा ओपन से कर लेता है, जैसे मान लो एनएस बोर्ड से कर लिया, तो बच्चा क्लास 11th सीधे रेगुलर बोर्ड में ज्वाइन कर सकता है। जैसे मान लो 10th ओपन से कर लिया तो वो 11th क्लास में सीबीएसई में ज्वाइन कर सकता है, यानी री एंट्री का सिस्टम रखा गया। नेक्स्ट क्या है, सार्वभौमिक प्रतिधारण। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि स्कूल की संख्या बढ़ाई जाए और स्कूल की संख्या इस तरीके से बढ़े कि एक बच्चे के घर के पास ही स्कूल हो, जैसे कि 1 किलोमीटर के दायरे में ही बच्चे का स्कूल होना चाहिए ताकि इसको दूर न जाना पड़े। तो स्कूल में एडमिशन का रेट भी बढ़ेगा और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन भी मिल पाएगी। तो सर्व शिक्षा अभियान का यही मकसद रखा गया, स्कूल्स के अंदर एडमिशन रेट बढ़ाने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए और ड्रॉप आउट जो रेट है इसको मिनिमम करने के लिए, यानी इसको बहुत ज्यादा मिनिमाइज यानी कम करने के लिए। तो कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि प्राइमरी एजुकेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए, बच्चों तक देने के लिए, 6 से लेकर 14 ईयर्स तक बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने के लिए ये चलाया गया सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट मुहिम था, अभियान था, जिसका फायदा पूरे भारत के लोगों तक पहुंचा। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रारंभिक स्कूलों में चल रहे मिड डे मील कार्यक्रम का विश्लेषण कीजिए, यानी कि एनालाइज द मिड डे मील प्रोग्राम इन एलिमेंट्री स्कूल्स इन इंडिया। देखिए सरकार के द्वारा मिड डे मील स्कीम लेकर आया गया था, जिसके तहत दोपहर का भोजन दिया जाता था, यानी कि लंच के टाइम पे खाना दिया जाता था गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, और ये आज भी दिया जाता है। तो ये मिड डे मील का स्कीम क्या है सरकार का, ये आपको बताना है। या तो इस क्वेश्चन को ये ऐसे पूछेंगे या घुमाकर इस तरीके से पूछा जा सकता है, बट दोनों का आंसर सेम होगा। जैसे स्कूल छोड़ने की दर को मध्याह्न भोजन यानी कि दोपहर का भोजन कार्यक्रम कैसे कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करता है, यानी कि जो स्कूल बच्चे छोड़ दिया करते थे या स्कूल्स में एडमिशन रेट बढ़ाने के लिए मिड डे मील कार्यक्रम जो स्कीम चलाएगा, इसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है और ये कैसे कंट्रोल करता है। हाउ डज द मिड डे मील प्रोग्राम कंट्रोल स्कूल्स ड्रॉप आउट रेट्स, आपको बताना है इसमें। चलिए अब हम इसका आंसर समझते हैं और शुरुआत इंट्रोडक्शन से करते हैं। देखिए दोपहर का भोजन देने का ये स्कीम भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था और दोपहर में बच्चों को भोजन दिया जाता ताकि उनको न्यूट्रिशन दिया जा सके और गरीबी और भूखमरी से बचाया जा सके। आज हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन पहले सोचो जिस टाइम पे बच्चों को खाना नहीं मिल पाता था घरों के अंदर, तो स्कूल्स के अंदर जब ये स्कीम चलाया गया तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा सोसाइटी में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत की गई थी मद्रास के अंदर 1925 अंग्रेजों के टाइम पे। तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा इसको सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया ताकि स्कूल्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ सके। और जैसे ही ये इंप्लीमेंट किया गया गवर्नमेंट शॉक्ड हो गई। तमिलनाडु के अंदर हर एक स्कूल्स के अंदर जो बच्चों का एडमिशन रेट है ये बढ़ने लग गया अपने आप। सभी पेरेंट्स को लगा कि बच्चा घर पे बैठ के क्या ही करेगा, कम से कम खाना मिलेगा तो स्कूल के अंदर, और सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। और स्टार्टिंग में इसको 12 राज्यों में लागू किया गया, 12 स्टेट के बाद 1995 के अंदर पूरे भारत के अंदर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और मिड डे मील स्कीम पूरे भारत के अंदर आज इम्प्लीमेंटेड है और सभी जगह पे दोपहर का भोजन मिलता है। देखिए मिड डे मील स्कीम या जो ये प्रोग्राम है, इसको लागू करने का रीजन एक ये भी था कि कुपोषण से बच्चों को बचाना है। यानी कई बार बच्चों को घर के अंदर न्यूट्रिशन वाले खाने नहीं मिल पा रहे थे, तो फूड इनसिक्योरिटी जैसे मामले हैं, इनको सुधारना होगा। बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर एडमिशन बढ़ाकर उनको लाना होगा ताकि उनको पौष्टिक आहार यानी कि न्यूट्रिशन वाले खाना दिया जा सके। और एक वक्त का अगर उनको खाना मिल जाता है, अच्छा खासा खाना, तो कम से कम घर पे बैठकर जो पूरे दिन भूखे रहा करते थे उनको भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। तो इसका काफी इंपैक्ट भी पड़ा, ये भी आगे हम समझेंगे क्या इंपैक्ट पड़ा। हम ये समझते हैं कि जो खाने बनाए जाते हैं स्कूल्स के अंदर या मिड डे मील प्रोग्राम के तहत, ये 3 लेवल पे बनाए जाते हैं। इसका 3 तरीका है। पहला तरीका है विकेंद्रीकृत मॉडल यानी कि डिसेंट्रलाइज मॉडल। डिसेंट्रलाइज मॉडल में क्या होता है कि स्कूल्स के अंदर ही किचन बना दिया जाता है, या स्कूल्स के आसपास जो भी किचन होते हैं या अलग अलग लेवल पे जो कम्युनिटी होते हैं वो सभी खाना तैयार करके स्कूल्स की हेल्प करते हैं। तो ये होगा डिसेंट्रलाइज यानी कि विकेंद्रीकृत, यानी स्कूल खुद नहीं कर रहा, स्कूल्स के अंदर किचन बना दिए गए और किचन वाले मेंबर ये हेल्प कर रहे हैं। पहला मॉडल होगा डिसेंट्रलाइज मॉडल। नेक्स्ट क्या है, केंद्रीकृत मॉडल, सेंट्रलाइज्ड मॉडल। अब इसमें क्या होता है कि एक बाहर का कोई संगठन आता है, खाना बनाता है और स्कूल्स तक पहुंचाकर चला जाता है, इसको बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड मॉडल। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मॉडल यानी कि इंटरनेशनल मॉडल। अब इसमें क्या होता है कि मान लो कोई एनजीओ है जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रही है, वो सरकार को या स्कूल्स को हेल्प दे देती है। मान लो स्कूल्स के अंदर कच्ची सब्जियां भिजवा दी, अनाज भेज दिए, चावल भेज दिए, तो इस तरीके से इकोनॉमिक हेल्प देकर या फ्रूट्स या वेजिटेबल में हेल्प देकर भी इस तरीके से इंटरनेशनल हेल्प मिल जाती है। 3 तरीके का मॉडल काम करता है आज मिड डे मील स्कीम में। अब हम ये बात करते हैं कि ड्रॉप आउट रेट को कम करने में मिड डे मील स्कीम का क्या कंट्रीब्यूशन है। देखिए सबसे पहला पॉइंट है स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहन। बच्चों को प्रमोट किया गया कि स्कूल जाना है। अब हुआ क्या, पहले क्या होता था ना कि पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, वो काम पे भेज देते थे कि कुछ कमाएगा तो घर में खाना तो बनेगा, तभी तो तू खाना खाएगा, कमाएगा नहीं तो खाना कहाँ से खाएगा। लेकिन जब मिड डे मील स्कीम लेकर आया गया उस टाइम पे पेरेंट्स को लगा कोई बात नहीं, स्कूल जाएगा, खाना वहां मिल जाएगा, खाना भी खा लेगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। इसी मोटिव से हर एक पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया।
उनको पौष्टिक न्यूट्रिशन वाले खाने भी मिल गए, एजुकेशन भी मिल गया, और इस योजना और इस प्रोग्राम का पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों को फायदा भी मिल गया। और कई फैमिली इकोनॉमिक रूप से जो कमजोर थी उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल्स भेजने स्टार्ट कर दिए। नेक्स्ट है पोषण संबंधी सहायता, यानी कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलने लग गया। हर दिन बच्चों को पौष्टिक भोजन, किसी दिन पूरी सब्जी, किसी दिन राजमा चावल, किसी दिन कड़ी चावल, किसी दिन दलिया, अलग अलग टाइम पे अलग अलग खाना दिया जाता। मुझे याद है कि हम भी जब स्कूल जाया करते थे, हमारे लिए तो ये कंडीशन नहीं था कि हाँ घर में बहुत दिक्कत थी इसलिए स्कूल जा रहे हैं। हमारे टाइम तो सब नॉर्मल हो चुका था, फिर भी स्कूल से खाना मजा आता था खाने में। जैसे सोमवार को जाते थे हम, पूरी सब्जी मिलती थी, बड़ा मजा आता था। बस घर से खाली कटोरी लेके जाते थे हम, सब्जी स्कूल से मिल जाती थी, पूरी सब्जी खाया करते थे। तो स्कूल्स में खाना मिलता था नो डाउट, बट इसके एक नेगेटिव पॉइंट भी है। कई बार खाना साफ सफाई से नहीं बनाया जाता था, कई बार खाने के अंदर छिपकलियां, तमाम कीड़े मकोड़े भी गिरे हुए मिले हुए हैं। कई बार इसकी आलोचना इसलिए की जाती है कि बच्चों को जो देना है कुछ भी अनपढ़ बिना साफ सफाई से बनाकर दे देते थे, तो इसकी आलोचना भी की जाती है, आज भी की जाती है इसकी आलोचना, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों को न्यूट्रिशन मिल सके, उनको एनर्जी मिल सके, इसलिए इस स्कीम को लाया गया और इसका इंप्रूवमेंट भी हुआ, ड्रॉप आउट रेट्स कम भी हुआ क्योंकि एडमिशन रेट बढ़ने लग गया स्कूल्स के अंदर। सीखने में सुधार, इम्प्रूव्ड लर्निंग, यानी कि देखिए कुपोषित वाले बच्चे जब स्कूल्स में आएंगे तो उनकी जो लर्निंग होती है पावर या जो थिंकिंग पावर होती है, ये क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर बहुत कम होती है। अगर उनको न्यूट्रिशन वाला हम खाना देंगे तो मिड डे मील स्कीम के तहत उनको खाना भी मिला और इसका आउटकम ये आया कि उनका ध्यान पढ़ने में लगा। देखो पेट में खाना नहीं होगा तो कितना ही पढ़ा लो समझ में नहीं आएगा, पेट में खाना होगा, पेट भरा होगा, तो अगर पढ़ाई भी करवाई जाएगी तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। इसलिए इस स्कीम के तहत लर्निंग में इंप्रूवमेंट हुआ। नेक्स्ट क्या है, सामुदायिक भागीदारी। देखिए पूरी कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती है इस मिड डे मील के अंदर। अब होता क्या, मान लो गांव दराज के अंदर खाना बनाना है, तो जो आसपास के जो कम्युनिटी के लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं कि हम खाना बना कर देंगे स्कूल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए, क्योंकि इस स्कूल के अंदर हमारा बच्चा भी है। उधर से कहते हैं नहीं हमारा बच्चा भी, उधर से कहते हैं नहीं हमारा बच्चा भी है। तो स्टार्टिंग में इस स्कीम के तहत पूरी कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया, तो पार्टिसिपेशन का बेनिफिट भी काफी हुआ। नेक्स्ट क्या, मिड डे मील जो प्रोग्राम चलाया गया, जो स्कीम चलाई गई, इसके बेनिफिट क्या हुए। पहला बेनिफिट तो यही हुआ कि बच्चों की भूख को संतुष्ट करता है। ये जितने भी बच्चे हैं उनको दोपहर का खाना मिल जाता है, भूख और भूखमरी से बच जाते हैं, वो सेटिस्फाइज हंगर। ये बताओगे आप। स्कूल में नामांकन बढ़ाता है ये, इंक्रीज स्कूल एनरोलमेंट, बच्चों का एडमिशन ज्यादा से ज्यादा हुआ। एंड कक्षा की भूख से बचाता है, सिर्फ एक बच्चों के नहीं, पूरे क्लासरूम को भूख से बचा लेता है। नेक्स्ट, छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, यानी कि हेल्प स्टूडेंट्स फोकस। बच्चे फोकस कर पाते थे फिर पढ़ाई पे, एक टाइम का उनको खाना मिल जाया करता था। तो ये है हमारी स्कीम का इस फायदा, ये आपको बताना है। बट आपको मैंने इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताए, आपको ध्यान रखना है। तो कंक्लूजन में कहा जा सकता है मिड डे मील स्कीम के तहत बेनिफिट भी हुआ। जब इसको चलाया गया तो गाँव दराज के अंदर बच्चों के एडमिशन रेट भी बढ़ा और पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अलग अलग यानी कि विभिन्न शैक्षिक नीतियां उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न चुनौतियों का समाधान किस प्रकार करना चाहती है। यानी कि भारत सरकार के द्वारा अलग अलग टाइम पे एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है अपर एजुकेशन के लिए, यानी कि हायर एजुकेशन की। तो वो पॉलिसी क्या है और ये सारी पॉलिसी उन चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करती है जो हायर एजुकेशन में आ रही है। इस पूरे क्वेश्चन में आपको ये बताना है। हाउ डू इंडियाज वेरियस एजुकेशन पॉलिसीज टू एड्रेस द वेरियस चैलेंजेस रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। तो उन सारी पॉलिसीज के बारे में आपको बताना है। हर बार की तरह इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए हायर एजुकेशन बहुत जरूरी है एक देश की तरक्की के लिए। हायर एजुकेशन करिकुलम क्या होगा, क्या पढ़ाना है, क्योंकि हायर एजुकेशन में जो पढ़ाया जा रहा है यही डिसाइड करता है कि एक स्टूडेंट आगे चल के जब निकलता है उसके पास क्या स्किल है और क्या नहीं है, उसको आगे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ऐसे कई सारे चैलेंजेस हैं जिनको पहचान कर सॉल्व किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, इसीलिए पॉलिसी बनाई जाती है। तो कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जैसे एजुकेशन की पहुंच सब तक हो, क्वालिटी एजुकेशन सबको मिले, एजुकेशन में इक्वालिटी हो, और एजुकेशन में जो टीचर्स हैं ये टीचर ट्रेंड होने चाहिए, तभी एजुकेशन सबको मिल पाएगा। तो चलिए हम ये जानते हैं कि अलग अलग चुनौतियां क्या है और इन चुनौतियों का समाधान यानी कि इन चैलेंजेस का सोल्यूशन क्या है सरकार के द्वारा किया गया है। पहले हम बात करते हैं चैलेंजेस की। तो सबसे पहला चैलेंज है पहुंच यानी कि एक्सेस। उच्च शिक्षा यानी कि जो हायर एजुकेशन है इसकी पहुंच सब तक होनी चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है। अगर आज देखोगे तो इकोनॉमिक यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से भी कई बच्चे ट्यूशन की फीस पे नहीं कर पाते, बुक्स नहीं खरीद पाते। अगर मान लो किसी और स्टेट में जाके वो पढ़ाई कर रहे हैं तो पीजी का खर्चा कहां से आएगा उनके पास। इसलिए कई ऐसे खर्चे होते हैं जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। पहला है एक्सेस प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं भी है, यानी कि सोशल एंड कल्चरल वेरियस भी है, जैसे जेंडर एंड कास्ट। इन सब के आधार पे जो स्कूल्स कॉलेज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, कास्ट बहुत ज्यादा है यहाँ पे। एंड स्टूडेंट को हायर एजुकेशन में पहुंच होनी चाहिए और इसके लिए ये रुकावट पैदा कर देता है। नेक्स्ट क्या है, ग्रामीण यानी कि गांव और दूर दराज के इलाकों में स्कूल्स ना होने की वजह से, और अगर स्कूल है भी तो बहुत दूर है। हायर एजुकेशन में अगर कॉलेज जाना है किसी बच्चों को तो बहुत दूर है कॉलेज, अब उसके लिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच्चे कहाँ से अफोर्ड करेंगे, जिस वजह से हायर एजुकेशन बच्चे लेते ही नहीं। 12th कंप्लीट हुई, अपना ओपन से जाएंगे, काम खत्म। ट्रांसपोर्ट का खर्चा, रेगुलर कॉलेज, ये सारी चीजें सब मैनेज
मैनेज भी तो नहीं कर पाते, घर की प्रॉब्लम ऐसी होती है। कईयों को तो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए किसी और चीज की तैयारी करनी है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, फैमिली सपोर्ट इतना नहीं कर पाती, तो ये भी एक प्रॉब्लम है गाँव दराज के अंदर। नेक्स्ट क्या, गुणवत्ता, दैट मीन्स क्वालिटी एजुकेशन देना भी ये एक गंभीर चिंता का सब्जेक्ट बना हुआ है। योग्य टीचर होने जरूरी है। अब सरकार ने करिकुलम बना दिया, सिलेबस बना दिया कि हम ये पढ़ाएंगे, बट उनको पढ़ाने वाला जो टीचर है अगर वो वेल ट्रेंड नहीं है तो कैसे काम चलेगा। तो सबसे पहले वेल ट्रेंड टीचर होने चाहिए, तभी क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे। पहली प्रॉब्लम क्वालिटी के अंदर। क्वालिटी में एक दूसरी प्रॉब्लम ये आती है, लाइब्रेरी की भी इतनी अच्छी खासी अवेलेबिलिटी नहीं है, हर एक एरिया के अंदर नहीं है। अब बच्चा चाहे तो जाए कहाँ पढ़ने के, एंड लैब्स नहीं है, एंड गवर्नमेंट अभी वही घिसी पिट्टी या ट्रेडिशनल मेथड के तहत पढ़ा रही है। आज जो डिजिटल टूल्स वगैरह है इनका उपयोग नहीं कर रही है, तो रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से भी हायर एजुकेशन में जो इंटरेस्ट एजुकेशन का ये कम हो। तो हमें क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना होगा हायर एजुकेशन में। एंड सो दैट मीन रिसर्च की भी कमी है, इनोवेशन की कमी है। अगर रिसर्च और इनोवेशन नहीं करेंगे हम, तो हम कैसे ये पता लगा सकते हैं हमारे हायर एजुकेशन के लिए क्या सही है और क्या गलत। आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है हमसे इसलिए ही आगे हो जाते हैं क्योंकि ये इनोवेशन और रिसर्च पे काफी खर्चा करते हैं। भारत की सरकार एजुकेशन बजट 2% से भी कम रख, सरकार एजुकेशन में खर्च करे ना, अभी तो एजुकेशन में सही हो पाएगा। प्लस खर्च कर भी दे तो लोगों की नीयत खराब हो जाती है, ज्यादा पैसा देखकर वो पैसा करप्शन में चला जाता है। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है भाई। नेक्स्ट क्या है, समानता, दैट मीन्स इक्वालिटी। आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक रूप से जो इनइक्वल है, दैट मीन्स अमीर गरीब का जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है ये दूर होना चाहिए, क्योंकि हायर एजुकेशन तक सभी लोग पहुंच सके, चाहे वो कमजोर वर्ग से आता हो, ये बहुत जरूरी है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी सरकार इसके लिए दे सकती है, बट ऐसा कोई स्कीम नहीं है। हाँ, ST SC के लिए सरकार रिजर्वेशन देती है, बट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जो सच में जिनको जरूरत है, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो सकता है, तो सच में जिसको जरूरत है उसको वो नहीं मिल पाता, इसलिए हायर एजुकेशन तक उसकी पहुंच नहीं हो पाती। दैट मीन्स यहाँ पे इक्वलिटी नहीं हो पाती। अब कई सारे बच्चे जिनके पेरेंट्स सही हैं, अच्छे खासी इनकम है, अब वो जा पाते हैं, बट कुछ नहीं हो पाता। एक प्रॉब्लम और है यहाँ पे इक्वलिटी में, जो डिसेबल्ड कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि जो PWD कैटेगरी के हैं, जो हैंडीकैप्ड वगैरह होते हैं, विकलांग वगैरह, इनके लिए भी सुविधा अलग से होनी चाहिए, बट कोई विशेष सुविधा नहीं है। मुझे अभी भी याद है जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मेरी क्लास में एक लड़का आता था राकेश नाम का, उसके एक पैर में दिक्कत थी, यानी कि सही से चल भी नहीं सकता था, तो ट्रांसपोर्ट का बहुत दिक्कत। वो समयपुर बादली से आया करता था DU कैंपस में, मेरा कैंपस नॉर्थ कैंपस था, तो यहाँ पे वो कॉलेज अप डाउन रोज करता था, बट ऐसे कोई फैसिलिटी तो थी नहीं। कॉलेज में आया, अंदर आने के बाद क्लासरूम में जाना, अब आप देखोगे DU के सभी कॉलेज में तो है नहीं लिफ्ट वगैरह, एलिवेटर है नहीं है ना, अब उसको बहुत दिक्कत होती थी जीने पे चढ़ने में, और इसके वजह से काफी प्रॉब्लम्स को झेलनी पड़ी, एंड व्हील चेयर भी नहीं हुआ करती थी। तो कई सारे कॉलेज कैंपस के अंदर इनको ध्यान में रखते हुए फैसिलिटी आज भी नहीं है, तो सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सॉल्यूशन। जिन जिन प्रॉब्लम्स की भी हमने बात करी, अब उसका सॉल्यूशन क्या है, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं उन पे बात करते हैं। एक देश के विकास के लिए एजुकेशन जरूरी है, वो भी हायर एजुकेशन बहुत जरूरी है। अच्छी शिक्षा मिले सबको, और जितने भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन हो सके। देखिए, शिक्षा प्रणाली यानी कि एजुकेशन सिस्टम मजबूत होगी तभी सबको बराबर मौका मिलेगा, सब आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए अलग अलग टाइम पे सरकार ने नीतियां बनाई है और कमीशन भी बनाया, और कमीशन के द्वारा सजेशन यानी कि एडवाइस भी दिया गया। जैसे राधा कृष्णन कमीशन बनाया गया, मुलादियर आयोग बनाया गया, यानी मुलादियर कमीशन हो गया। और अभी जो शिक्षा नीति बनाई गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें तो ये भी कहा गया कि शिक्षा में हम इस लेवल तक का सुधार करेंगे ताकि सभी को अच्छी शिक्षा मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले और देश तरक्की करे। और इसके लिए कई सारे पॉलिसी बताए गए जो भी हम आगे आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस भी करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि कुछ पहले अपनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कुछ स्टेप लिए गए, कुछ इनिशिएटिव्स उठाए गए गवर्नमेंट के द्वारा ताकि हायर एजुकेशन के अंदर इंप्रूवमेंट किया जा सके। अब क्या क्या स्टेप लिए गए हैं, पहला स्टेप है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA, जो कि 2013 में इंप्लीमेंट किया गया। अब RUSA का मतलब क्या है, देखिए RUSA 2013 में लॉन्च किया गया, और इसका मेन पर्पज या मेन ऑब्जेक्टिव यही कि हायर एजुकेशन में जितने भी इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एजुकेशन दी जा रही है उनको फाइनेंशियल हेल्प देना होगा, वित्तीय पोषण देना होगा। अगर उनको हम अच्छी खासी रकम देंगे तो वो इनोवेशन पे भी ध्यान देंगे, रिसर्च पे भी ध्यान देंगे, और वो क्वालिटी एजुकेशन भी दे पाएंगे। बट अभी क्या है कि कॉलेज के टीचर प्रोफेसर सैलरी इनकम को बढ़ाने के लिए वही प्रोटेस्ट करते रहे। तो बताइए हायर एजुकेशन में कहां से अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी, इस पे ध्यान देना होगा। तो ये प्रोग्राम चलाएगा 2013 में। एंड इसके बाद क्या है, डिजाइन इनोवेशन के लिए राष्ट्रीय पहल, दैट मींस नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजाइन इनोवेशन। थ्योरेटिकल नॉलेज तो दिया ही जाता है आपको, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, ये सब पढ़ा दिया जाए, बट अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है जो आगे आपके काम आए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया, ओपन डिजाइन स्कूल और नेशनल डिजाइन इनोवेशन नेटवर्क, और इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। 2014 और 15 में एक मीटिंग भी हुई इसके रिगार्डिंग, जिसका पर्पस था डिजाइन और इनोवेशन के फील्ड में बच्चों को बढ़ावा देना ताकि वो डिजाइनिंग भी सीख सके और एक्स्ट्रा करिकुलम के तहत वो अपने स्किल को इंप्रूव कर सके और एक्सप्लोर कर सके। नेक्स्ट क्या, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप NRP, यानी कि नेशनल रिसर्च प्रोफेसरशिप। अब इसका क्या मतलब है, भारत के अंदर साइंटिस्ट और जितने भी ट्रेंड है जो एजुकेशनिस्ट हैं इनको रिस्पेक्ट देना होगा। इनको रिस्पेक्ट देंगे हम तो हायर एजुकेशन में भारत के अंदर रिसर्च होगा। आज अमेरिका वगैरह इसलिए तरक्की पे है क्योंकि जितने भी रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट वगैरह हैं, वो अमेरिका अपने देश में बुला लेता है और अपने देश में अमेरिका इन पर ज्यादा फोकस करता है। भारत में अगर इनको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा तो ये भारत को छोड़कर किसी और देश में चले जाते हैं।
हैं उस देश के लिए वो काम करते हैं, जबकि वो पढ़े लिखे हमारे देश के अंदर है। तो भारत की ये बहुत बड़ी कमी थी, इसीलिए सरकार ने ये इनिशिएटिव उठाया एनआरपी के तहत और ये कहा कि अब हम साइंटिस्ट और एजुकेशनिस्ट को रिस्पेक्ट देंगे, हेल्प करेंगे उनकी, ताकि वो अपने देश के लिए रिसर्च और इनोवेशन में कंट्रीब्यूशन दे सके और आगे प्रोफेसर या कॉलेज के जो भी टीचर्स आएंगे उनको इस तरीके का रिसोर्सेज मिल सके ताकि वो ट्रेंड हो सके। नेक्स्ट क्या, नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। देखिए जैसे DU है, इग्नू है, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। भारत के अंदर और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 के तहत 15 जनवरी 2009 को 16 यानी कि 16 नए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोले गए और इस एक्ट में ये भी कहा गया उन राज्यों में जहाँ पे अभी यूनिवर्सिटी नहीं है वहाँ पे यूनिवर्सिटी खोलना है, और पहले कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है तो वहाँ पे ये जरूर खोलना है ताकि हायर एजुकेशन में इक्वलिटी आ सके और सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश, दैट मीन्स इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक मध्य प्रदेश में खोला गया। देखिए संसद के अंदर एक बिल पास करके इस यूनिवर्सिटी को खोला गया था। इसका पहला जो सेशन है 2008 और 2009 में चलता है और इस यूनिवर्सिटी को खोलने का पर्पज जो मेन था वो तो जो ट्राइबल कम्युनिटी से लोग आते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे हैं, उनको इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर हायर एजुकेशन दिया जा सके, क्योंकि स्कूल लेवल तक आपको सेकेंडरी एजुकेशन मिलती है क्लास 10th और 12th तक, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए आपको यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में जाना पड़ता है और यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं सारे कॉलेज वगैरह। जैसे DU एक यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, DU के अंदर आते हैं 77 कॉलेज, हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज, वेंकटेश्वर कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज, ये सब कॉलेज आते हैं, ये DU के अंदर आते हैं। वैसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोई खोली जा रही है तो उसके अंदर कई सारे कॉलेज आएंगे। तो हायर एजुकेशन के लिए ये जो खोला गया था ये ट्राइबल कम्युनिटी के लिए ही खोला गया था ताकि इनको अपॉर्चुनिटी मिले और इनका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि सरकार ने अपने लेवल पर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए कई सारे स्टेप उठाए हैं और अभी भी कई सारे स्टेप सरकार उठा रही है और अभी भी उठाने बाकी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको UGC कहा जाता है तथा राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद जिसको NAAC कहा जाता है, इसकी क्या भूमिका है, यानी कि व्हाट इज द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC एंड नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडेटेशन काउंसिल NAAC फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी इन हायर एजुकेशन। देखिए इस पूरे क्वेश्चन में आपको दो चीज बताना है कि जो हायर एजुकेशन है इसका करिकुलम कौन रेडी करता है, वो UGC रेडी करता है और UGC के अंडर में एक और इंस्टीट्यूशन है जिसको NAAC कहा जाता है और NAAC का क्या काम है, ये देखना कि हायर एजुकेशन में सभी कॉलेज क्या सही से क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं और इसके बेस पे ग्रेडिंग दी जाती है। जो सबसे अच्छा कर रहे हैं उनको A+ ग्रेड दिया जाता है, जो थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं उनको A दिया जाता है, फिर B दिया जाता है, फिर C दिया जाता है, फिर D दिया जाता है। इस तरीके से ग्रेडिंग दी जाती है। जिसकी सबसे अच्छी ग्रेडिंग होगी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा UGC के द्वारा फंड दिया जाता है, उनका अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है। तो ये पूरा खेल ग्रेडिंग का है। तो चलिए पहले हम समझते हैं इंट्रोडक्शन में। देखिए भारत के अंदर हायर एजुकेशन की शुरुआत ऐसा नहीं कि अभी कुछ सालों से हुई, ये तो प्राचीन एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये उस टाइम से चला आ रहा है। ये काफी फेमस भी थे ये, जहाँ पे हायर एजुकेशन लेने के लिए भारत और भारत से बाहर के लोग आया करते थे। चीन के कई सारे ट्रैवलर भारत के अंदर आए, जैसे होनचांग वगैरह आए थे उस टाइम पे। तो हायर एजुकेशन लेने के लिए कई सारे लोग इन हमारे फेमस यूनिवर्सिटीज में आया करते थे एंशिएंट टाइम में। लेकिन आज के इस टाइम में ये जिम्मा दे दिया गया UGC को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। UGC का काम है जितनी भी भारत के अंदर यूनिवर्सिटी कॉलेज है उन सबको UGC के अंडर में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। उसके बाद ही UGC की करिकुलम बनाती है, क्या क्या करना है और उनके लिए पॉलिसी बनाना, क्या करिकुलम है, क्या सिलेबस है, हर एक नियम UGC ही बनाती है। UGC भारत सरकार के ही एक इंस्टीट्यूशन है और UGC के अंडर में आती है NAAC और NAAC का काम होता है सबको रेटिंग देना, कौन कितना अच्छा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो पहले हम बात करते हैं UGC की, फिर हम बात करेंगे NAAC की। देखिए UGC जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको एक कानूनी रूप से एस्टेब्लिशमेंट किया गया था नवंबर 1956 में। आज जो इसका हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली के अंदर है और इसका मेन पर्पज है हायर एजुकेशन यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एजुकेशन दी जाती है उसका करिकुलम और उसका पूरा फ्रेमवर्क रेडी करना और उसके लिए पॉलिसी और रूल और रेगुलेशन बनाना, ये है UGC का काम। अब UGC के और क्या क्या काम है चलिए हम देखते हैं क्या करके सारे पॉइंट्स में, यानी UGC की क्या भूमिका है, रोल। देखिए अनुदान आवंटन करता है ये। अभी आपको मैंने बताया जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं ये सब UGC के अंडर में आते हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं, स्टेट यूनिवर्सिटी की तो स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगी, लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से DU हो गया, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इग्नू वगैरह जो हो गए, अब इनको फंड देने का काम UGC करती है, अनुदान आवंटन करती है, यानी फाइनेंशियल एनुअल रूप से जो पैसे दिए जाते हैं कॉलेज को मैनेज करने के लिए ये UGC देती है। पहला काम हो गया इसका ग्रांट एलोकेशन यानी कि पैसा देना। दूसरा काम क्या है, गुणवत्ता मानदंड करना, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चेक करना। देखिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है उसका इवैल्यूएशन करना, रिसर्च के लिए काम किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है उसके लिए पॉलिसी बनाना, रूल तय करना किस रूल्स के अकॉर्डिंग कॉलेज चलने वाला है और ये सारे रूल डिसाइड करता है UGC। तो ये हो गया UGC का काम। तो UGC का सेकंड
सेकंड काम क्या है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए मानक तय करना, यानी कि रूल एंड रेगुलेशन बनाना। नेक्स्ट क्या है, सरकारी समन्वय, दैट मींस ये गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन भी करता है, यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों गवर्नमेंट के बीच का काम करता है यूजीसी। जैसे मान लो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेमवर्क या पॉलिसी बनाने वाली है हायर एजुकेशन के लिए, या कोई स्टेट गवर्नमेंट बनाने वाली है, तो उन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करता है यूजीसी। उनको एडवाइस देना हो गया या उससे जुड़ी कोई बात कहनी हो तो यूजीसी ही करता है ये सारा काम। नेक्स्ट क्या है, परामर्श और मार्गदर्शन, यानी कि काउंसलिंग एंड गाइडेंस। देखिए हायर एजुकेशन में क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, सरकार जो भी पॉलिसी बनाएगी पहले यूजीसी से एडवाइस लेती है, उसके बाद ही उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा संबंधी नियम, यानी कि एजुकेशनल रूल्स भी यही बनाती है। जैसे हायर एजुकेशन में बेसिक क्या पढ़ाया जाए, क्या बच्चों की नीड है, इन सब का मसौदा यूजीसी ही तैयार करती है। नेक्स्ट क्या है, अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर। देखिए 1956 में जब यूजीसी को बनाया गया तो यूजीसी के अंडर में जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है उन सबको मान्यता दी गई। आज जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी बनता है उसको पहले यूजीसी से मान्यता लेनी पड़ती है, तभी वो एक मान्यता प्राप्त या रिकॉग्नाइज्ड यूजीसी यूनिवर्सिटी कहलाता है। अब हम बात करते हैं नैक की, यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, यानी कि द रोल ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। अब इसका काम क्या है, ये मूल्यांकन करता है, ये वैल्यूएशन करता है। और वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बेस पे रैंक देता है। यूजीसी को तो 1956 में बना लिया गया था, लेकिन नैक को 1994 में बनाया गया और आज इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु के अंदर। इसका काम क्या है, चलिए पॉइंट्स में बताता हूँ मैं। इसका पहला काम है मूल्यांकन और प्रत्यायन, यानी कि असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन देना। पहले ये असेसमेंट करता है, उसके बाद ये मान्यता देता है, दैट मींस रैंक देता है और ग्रेड देता है इसको। और ये ग्रेड किस बिहाफ पे देता है कि ये उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है एंड जो एजुकेशन दी जा रही है उसकी क्वालिटी कैसी है, रिसर्च पे कितना वर्क किया जा रहा है। अलग अलग क्राइटेरिया को देखते हुए नैक के द्वारा ग्रेड दी जाती है, A++ ग्रेड दी जाती है। जैसे आपको मैं एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, ये इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है और इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इग्नू हैज बीन अवॉर्डेड A++, यानी कि A++ ग्रेड बाय द नैक 2021, यानी कि इग्नू को सबसे अच्छी रेटिंग मिली हुई है। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है, वैसे ही हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी को ग्रेड दी जाती है नैक के द्वारा, तो इस तरीके से दी जाती है। नेक्स्ट क्या है, गुणवत्ता स्थापित करना, यानी कि स्टैब्लिशिंग क्वालिटी, यानी कि नैक के द्वारा ये देखा जाता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल पर यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या काम किया जा रहा है और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए एक कॉलेज अपने लेवल पे क्या काम कर रहे हैं, उनकी बिल्डिंग कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हर एक चीज को देखकर ये रेटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रचार और प्रसार, यानी कि पब्लिसिटी एंड डिसएमिनेशन। देखिए क्या काम करते हैं ना ये, यानी कि अलग अलग टाइम पे ये सेमिनार, प्रोग्राम्स एंड कई सारे कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि हायर एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या क्या सही है और क्या नहीं सही है ये कॉलेज को भी अवेयर करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो ये इनका काम होता है। नेक्स्ट क्या, डेटा संग्रहण और विश्लेषण करते हैं, यानी कि डेटा कलेक्शन करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। दैट मींस नैक के द्वारा जो डेटा इकट्ठा किया जाता है अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का एक सर्वे करके, उसके बाद ही देखा जाता है कि कौन से कॉलेज का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। क्वालिटी के बेस पे रेटिंग दे दी जाती है। गुणवत्ता संस्कृति, दैट मींस क्वालिटी कल्चर, एक कॉलेज के अंदर उसका कल्चरल माहौल कितना अच्छा है। एजुकेशन की क्वालिटी ही नहीं, कॉलेज का उस यूनिवर्सिटीज के अंदर एनवायरनमेंट भी कैसा है ये भी देखा जाता है। यानी कि नैक का काम है क्वालिटी चेकअप करना, यूजीसी का काम है करिकुलम और पॉलिसी बनाना, क्वालिटी चेक करता है नैक, ये आपको पता होना चाहिए। तो कंक्लूजन में कहा जा सकता है यूजीसी और नैक दोनों का ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हायर एजुकेशन में। आज भी ये पॉलिसी बना के उनको ग्रेडिंग देने का काम कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सबसे एंड के क्वेश्चन में। एंड के क्वेश्चंस में हमें शॉर्ट नोट्स दिया गया है और एक एक करके इन सारे शॉर्ट नोट्स को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहला शॉर्ट नोट है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यानी कि मोदी जी के द्वारा जो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई, आखिर इस पॉलिसी में क्या क्या कहा गया है ये आपको बताना है। देखिए 29 जुलाई का दिन था 2020 में जब इस पॉलिसी को लाया गया और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि सभी बच्चों को कॉग्निटिव एजुकेशन देना होगा। हमें कॉग्निटिव का मतलब होता है जब वो क्रिटिकल थिंकिंग सोच सके, यानी कि सिर्फ प्रॉब्लम को ना समझे, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो खुद भी निकाल सके, ताकि सोशल हेल्थ पे उसके एंड स्किल पे पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़े और उसका ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो सके। और आलोचनात्मक सोच, यानी क्रिटिकल थिंकिंग होनी बहुत जरूरी है, उसके माइंड में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, वो काफी चीजों का सॉल्यूशन निकाल सके और रटने पे नहीं बल्कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पे फोकस किया गया इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अब इस पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव था एक एक करके बात करते हैं। छात्रों का समग्र विकास होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स फर्स्ट, इसका यही मकसद था। फिजिकल, मेंटल, सोशल और जितनी प्रॉब्लम्स है इनका सॉल्यूशन किया गया इस पॉलिसी में। और इसमें एज वाइज बताया गया, जैसे कि 3 से लेकर 6 साल के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनको प्री स्कूल में डाला जाए, जिसको ECCE कहा जाता है, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, यानी कि स्टार्टिंग में प्री स्कूलिंग एजुकेशन जरूर देनी है ताकि उनको हाव भाव एंड मैनर्स, संस्कार ये उनको पहले से ही सिखा दिया जाए। और इसके बाद 6 से लेकर 8 साल तक वोकेशनल एजुकेशन दी जाए, जिसके अंदर कंप्यूटर की नॉलेज, कोडिंग की नॉलेज, इसके अलावा बागवानी दैट मींस गार्डनिंग की, मिट्टी के बर्तन बनाना, जैसे कोई पोएट्री मेकिंग का हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, यानी कि कोई ऐसा एक पर्टिकुलर स्किल सिखा दिया जाए ताकि जब वो स्कूलिंग अपनी कंप्लीट करे तो रोजगार उनके पास हो, वो भटके ना। तो इन सब चीजों भी फोकस किया गया इस एजुकेशन पॉलिसी में। सेकंड थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सीखने का आसान और लचीला तरीका, इजी एंड फ्लेक्सिबल
फ्लेक्सिबल वे ऑफ लर्निंग इसमें कहा गया, यानी कि आपको सीखना है तो आप चाहे जो सब्जेक्ट चाहे ले सकते हो। अभी तक क्या होता था कि क्लास 10th के बाद आप आर्ट्स लोगे या कॉमर्स लोगे या साइंस लोगे, और इन सभी स्ट्रीम के अंदर पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको सिर्फ वही पढ़ना होगा। आर्ट्स लोगे तो आप कॉमर्स के नहीं, और कॉमर्स लोगे आप साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, यानी कि सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते। अब इसलिए गवर्नमेंट ने ये रेस्ट्रिक्शन हटा दिया, चीजों को फ्लेक्सिबल कर दिया। अब आप चाहो तो आर्ट्स का एक सब्जेक्ट ले लो, मान लो पॉलिटिकल हिस्ट्री ले लिया आपने, साइंस का ले लो आप, मान लो कंप्यूटर साइंस ले लो आप, या फिजिक्स केमिस्ट्री से जो मन चाहे वो ले लो, कॉमर्स का कोई एक सब्जेक्ट ले लो, अकाउंट्स ले लो, बिजनेस स्टडीज ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, दैट्स अप टू यू, जो मन चाहे आप ले सकते हो। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स से कंप्लीट करी अपनी क्लास 12। मैंने क्लास 12 के अंदर आर्ट्स के सब्जेक्ट और इकोनॉमिक्स पढ़ा है, लेकिन मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा था कंप्यूटर साइंस लेने का, और कंप्यूटर साइंस हमारे स्कूल्स के अंदर सिर्फ साइंस वाले बच्चों को दिया जाता था। तो ये सिस्टम ना होने की वजह से मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं मिला। तो ये सिस्टम होता तो मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था कंप्यूटर साइंस, मुझे ये मिल जाता, बट ये नहीं मिल पाया। बट आज ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। अब स्कूल्स के अंदर 10th के बाद कोई स्ट्रीम नहीं है, आप जो मन चाहे जिस भी स्ट्रीम का सब्जेक्ट ले सकते हो। नेक्स्ट क्या है, पाठ्यक्रम का बोझ कम होना, यानी कि रिडक्शन ऑफ कोर्स बर्डन। पहले की तरह अब नहीं है, पहले क्या सिलेबस का बर्डन ज्यादा था, अब क्या है आउटडेटेड चैप्टर्स हटा दिए गए। एंशिएंट हिस्ट्री से, हिस्ट्री के अंदर से कई सारे ऐसे चैप्टर भी हटाए गए जिनका आज रिलेवेंस था ही नहीं, और अब इतना फ्लेक्सिबल कर दिया गया है ताकि आप चीजों को समझो, ना कि रटो। रटने की बजाय समझने पे जोर दिया गया है ताकि आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, स्किल डेवलपमेंट हो सके, और क्रिटिकल थिंकिंग आपका बहुत जरूरी है। तभी ऑन द स्पॉट आप प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे पाओगे। लेकिन रटकर कोई चीज आए हो, सुबह रटोगे शाम को भूल जाओगे। इस एजुकेशन सिस्टम में यही चेंज किया गया है। नेक्स्ट क्या है, प्रौद्योगिकी का एकीकरण, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब स्कूल्स एजुकेशन में जो ट्रेडिशनल मेथड चला आ रहा था, उस ट्रेडिशनल मेथड में हमें आज ऑनलाइन एजुकेशन के वर्ल्ड में डिजिटल एजुकेशन भी देना होगा। जैसे डिजिटल मॉडल को अपनाना होगा, ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करके, मोबाइल एप्स का, और किस तरीके से आज ऑनलाइन रूप में लोग कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग से लोगों को एजुकेट करना, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कई सारे ऐसे स्किल्स हैं जो स्टूडेंट्स ले सकते हैं। अब चाहे उनको कंप्यूटर को ऑपरेट करना एंड सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन, कई सारे ऐसे स्किल्स के कोर्सेज वगैरह हैं जो ऑनलाइन तरीके से भी स्टूडेंट सीख सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन वर्ल्ड में इनको फैमिलियर होना पड़ेगा। उनके लिए आज जितने भी ऑनलाइन के टूल्स है, हर एक बच्चों को इनसे फैमिलियर करवाना पड़ेगा, ताकि आने वाले टाइम में जब जॉब में जाए तो उनको ये सारी चीजें काम आए। आज क्या होता है कि आज जो पढ़ाया जाता है वो आगे काम नहीं आता, और जो आगे काम आता है वो पढ़ाया नहीं जाता। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्या है, समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका मतलब होता है कि नॉर्मली जो बच्चे हैं उन सबको एजुकेशन दी जाती है, लेकिन जो हाशिए पे हैं, जैसे कि जो PWD कैटेगरी के हैं, जो डिसेबल्ड कैटेगरी के होते हैं, इनके लिए अलग से सिस्टम करना है इस एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया, ताकि एक ही छत के नीचे सभी बच्चे पढ़ सके, चाहे वो नॉर्मल स्टूडेंट हो या कोई PWD या डिसेबल्ड कैटेगरी का स्टूडेंट हो, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये कहा गया। नेक्स्ट क्या है, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य, दैट मींस कल्चरल और मोरल वैल्यूज। हमें इसकी भी नॉलेज देनी होगी। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से काम नहीं होता, स्किल बेस्ड नॉलेज तो दे रहे हैं हम, वोकेशनल एजुकेशन तो पढ़ा रहे हैं, इसके साथ हमें कल्चरल, अलग अलग कल्चर की नॉलेज देनी होगी। भारत के अंदर डाइवर्सिटी है, इसको समझाना होगा हर एक बच्चे को। एंड नैतिकता क्या है, मोरल वैल्यूज जरूर देना होगा, एथिक्स की नॉलेज जरूर देनी होगी, ताकि लाइफ के अंदर जब भी वो आगे कहीं जाए तो किसी को चोट पहुंचाने से, नुकसान पहुंचाने से 2 बार सोचे कि भाई मैंने एथिक्स में ये चीज समझा था, ये चीज गलत है, मुझे ये चीज नहीं करना चाहिए। तो सही और गलत का वो अंतर समझ पाएगा। तो ये यहाँ पे आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी, PPP, यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, जिसको PPP के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर कुछ गवर्नमेंट का और कुछ प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हो, और ये दोनों मिलकर एजुकेशन प्रोवाइड कर सके और क्वालिटी एजुकेशन दे। अब इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज है वो तो यूज होगा ही, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के पास जो अलग अलग रिसोर्सेज हैं, अच्छे लोग हैं, उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका भी यूज होकर प्राइवेट और गवर्नमेंट जब दोनों मिल जाएंगे तो क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे। अब कैसे, तो हम ये जानते हैं कि सरकार जब ये मॉडल लेकर आई तो इसका क्या फायदा था, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इससे कई लोग स्पेशलिस्ट आएंगे और वो मैनेज कर पाएंगे चीजों को, और सरकार का काम होगा कंट्रोल बना के रखना, रिस्पॉन्सिबल होना हर एक चीजों में। तो दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों सही लेवल पे काम करेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन हर एक बच्चों को मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, स्कूल और उच्च शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी। अब एजुकेशन लेवल पे PPP का क्या मॉडल है और किस तरीके से वर्क करता है। ये देखिए, बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट्स करने के लिए प्ले ग्राउंड्स हो स्कूल्स के अंदर, एंड एक्सेसिबल टॉयलेट्स हो। टॉयलेट साफ सुथरा होना चाहिए, ऐसा भी नहीं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक बार कोई चला गया तो दोबारा जाएगा तो वो नाक मुंह बंद करके जाएगा, और क्या पता जाए ही ना, पूरे दिन ऐसे बैठा रह जाए। टॉयलेट्स इतने गंदे होते हैं, क्या करें। अब इसलिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट
एम्यूजमेंट की प्लेग्राउंड्स भी हो और साफ सुथरे टॉयलेट्स हो, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज, यानी कि देखिए हाशिए पे जो बच्चे हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस के हैं, उनके तक एजुकेशन पहुंचाना है। तो इसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट को और जो पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशन है इनको मिलकर वर्क करना होगा। इनको कंपटीशन नहीं करना, बल्कि इन दोनों को एक दूसरे का कोऑपरेट करते हुए काम करना है, तभी हर एक कोने तक, हर एक बच्चों तक पहुंचा जा सकता है और सबको एजुकेशन दी जा सकती है। इसलिए इसमें कहा गया कि प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट क्या है, नए विद्यालयों की स्थापना व आरक्षित सीटें, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्कूल्स एंड रिजर्व्ड सीट्स। ये कहा गया इसके अंदर कि क्लास 10th दैट मींस सेकेंडरी एजुकेशन तक तो सबको एजुकेशन मिले। इसके लिए 2500 नए स्कूल्स खोले गए PPP मॉडल के तहत। और इसमें यह कहा गया कि इन 2500 स्कूल्स के अंदर 40% जो सीटें हैं, यानी 40% जो एडमिशन है वो सिर्फ वंचित वर्ग या जो ST SC कम्युनिटी के हैं उनके लिए रिजर्व है। बाकी के जो 60% सीट बच गए, इनमें नॉर्मली अमीर घर के बच्चे भी ले सकते हैं, यानी जनरल कास्ट के जो बच्चे हैं वो भी ले सकते हैं। इनसे फीस ली जाएगी। जो 60% स्टूडेंट्स है इनसे फीस ली जाएगी, और जो 40% स्टूडेंट्स है जो रिजर्व कैटेगरी के हैं इनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, और ली भी जाएगी तो बहुत नाम मात्र की, यानी कि 100-150 रुपए बस। तो ये इसमें कहा गया। नेक्स्ट क्या, नामांकन की दर में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज इन एनरोलमेंट। देखिए सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट को बढ़ाना है और ड्रॉप आउट रेट को कम करना है, यानी कि स्कूल कोई बच्चे बीच में ही छोड़ देता है या पैसों की तंगी की वजह से स्कूल नहीं जाता, तो हमें ये कम करना होगा। और यही कम करने के लिए एक सिस्टम है NIOS बोर्ड, इनको दिया गया है ये जिम्मा। NIOS बोर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, भारत सरकार का ही एक बोर्ड है जिसका काम है जिन्होंने 10th या 12th बीच में छोड़ दिए उनकी 10th या 12th घर बैठाकर इनको कंप्लीट करवाना, जिसको ओपन स्कूलिंग कहा जाता है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है, व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग। देखिए 2020 की पॉलिसी में ये कहा गया कि थ्योरेटिकल नॉलेज तो हम दे देते हैं, लेकिन हमें वोकेशनल एजुकेशन देना होगा, वोकेशनल ट्रेनिंग देनी होगी उनको। जैसे आज जो इंडस्ट्री की डिमांड है, आज जो वैकेंसीज की डिमांड है, आज जो MNC की डिमांड है, हमें अपने स्टूडेंट को इसी हिसाब से स्किल देना होगा ताकि जब वो आगे जाए तो उनके पास एक स्किल हो जो आगे काम आ सके। बट आज ऐसा होता नहीं है। बच्चा अपनी स्कूलिंग खत्म कर लेता है, उसके बाद वो नए सिरे से दोबारा से स्किल सीखता है ताकि वहां पे फलाना जगह पे इस जॉब में काम आ सके। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आने वाले टाइम में ऐसा ना हो, इसलिए 2020 की पॉलिसी में ये कहा गया है। नेक्स्ट क्या है, नवीन शिक्षण पद्धतियां व प्रौद्योगिकी, यानी कि न्यू टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए आप चाहे जितनी पॉलिसी बना लो, लेकिन जो पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने वाले हैं उनको वेल ट्रेन करना होगा। इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, ट्रेन करते हुए, जिनके पास एक्सपीरियंस्ड भी हो, फिर जाके बच्चों को एजुकेशन दे तो इसका फायदा भी होगा। तो ये इसके अंदर कहा गया। एंड इसके बाद आता है कोठारी शिक्षा आयोग, यानी कि कोठारी एजुकेशन कमीशन। अभी हमने पहले पढ़ा भी था कि सरकार के द्वारा समय समय पे कमीशन बनाए गए हैं जो ये डिसाइड करता है कि सरकार के द्वारा कैसी पॉलिसी बनानी चाहिए, क्या नहीं बनानी चाहिए और पॉलिसी में क्या शामिल किया जाए। तो ऐसी कमीशन अपनी एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट को। तो यही एडवाइस देने के लिए कमीशन बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 1964 में। तो इस कमीशन के बारे में आपको बताना है, जिसके चेयरपर्सन थे कोठारी, इसलिए इनके नाम पे इसका नाम रख दिया गया कोठारी कमीशन। चलिए हम समझते हैं कोठारी कमीशन क्या था और इसका क्या ऑब्जेक्टिव था। शिक्षा आयोग यानी जो कोठारी आयोग है, 14 जुलाई यानी 14 जुलाई 1964 को इसको बनाया गया था। और इसको बनाने टाइम जो इसको यानी कि ये जो कोठारी आयोग है, जिसको हम शिक्षा आयोग कह रहे हैं, तो इस एजुकेशन कमीशन का जिसको चेयरमैन बनाया गया था, यानी जिसको अध्यक्ष बनाया गया था, उनका नाम था प्रोफेसर DS कोठारी। तो ये इसके 2 चेयरमैन थे, ये तो इसके मतलब कि अध्यक्ष थे। तो इन्हीं के नाम पे इनका जो आयोग है इसका नाम रख दिया गया, और इसका नाम दोस्तों रख दिया गया इनके सरनेम के, यानी जो कोठारी है, कोठारी आयोग रख दिया गया। और उस टाइम जो भारत के 2 राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। और मेन जो कोठारी आयोग था, इसका मेन काम ये था कि गवर्नमेंट को सुझाव देना था कि आखिर एजुकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ इंप्लीमेंट किया जा सकता है, एजुकेशन सेक्टर को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो कोठारी आयोग को रिपोर्ट देना था। और इसी टाइम दोस्तों राधाकृष्णन जी ने भी ये भी कहा था, यानी ये दोस्तों राधाकृष्णन जी हमारे, इन्होंने भी ये कहा था कि जो कोठारी आयोग है इसको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इंडियन स्टेट के अंदर आखिर एजुकेशन एक्सेसिबल यानी कि सही तरीके से सब जगह पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, आखिर कितने लोग इससे वंचित है, एजुकेशन को पहुंचाने में क्या बेहतर हम तरीके कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोठारी आयोग से सुझाव यानी सजेशन मांगे गए थे राधाकृष्णन जी के द्वारा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि बच्चों से बहुत प्रेम, शिक्षा के अंदर इतना बड़ा योगदान की वजह से दोस्त शिक्षा दिवस यानी जब बनाते हैं हम टीचर्स डे, तो हम राधाकृष्णन जी के दोस्तों याद में ही बनाया जाता है, ये आपको पता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेन जो ऑब्जेक्टिव थे यानी क्या थे, यानी कोठारी आयोग के। फर्स्ट पॉइंट ये समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना। तो सबसे बड़ी बात तो यही थी कि जब इसको बनाया गया था, देखो उस टाइम क्या था, 64 का टाइम है, और उस टाइम पे हमारी देश की हालात क्या थी यानी एजुकेशन सेक्टर के अंदर, वो हम सब जानते थे। क्योंकि देश की जो हालात मेनली हम जिस पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे वो हमारा इकोनॉमिक सेक्टर था। बट इसी टाइम से दोस्त जब एजुकेशन सेक्टर पे जोड़ दिया गया
तो मेन मकसद ये हुआ कि हम एक ऐसी नेशनल पॉलिसी बनाते हैं जिससे कि भारत के पूरे राज्यों के अंदर एक इक्वल एजुकेशन सिस्टम हम अडॉप्ट करें और सभी जगह डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करवाई जा सके। सेकंड पॉइंट क्या है, आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, यानी कि जो मेनली दोस्त जो आज मॉडर्न साइंस है एंड जो टेक्नोलॉजी है इनका यानी कि दोस्त यूज़ करना हमारे स्कूल्स के अंदर इंस्टिंक्ट ऑफ जो ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं, यानी कि जो पुरानी परंपरा के अकॉर्डिंग जो तकनीक चले आ रही हैं अब उनके जगह पे हम मॉडर्निटी हमें अपनाना चाहिए, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ वगैरह के अंदर है ना, पढ़ाने का तरीका जो है वो बेहतर होगा उससे। थर्ड पॉइंट क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी स्तरों पर शिक्षा का विस्तार किया गया, क्योंकि दोस्त इसी टाइम ये कहा गया कि देश का हित मतलब जो इंटरेस्ट है देश के लोगों की जो ज़रूरतें हैं तो उसका संबंध जितना शिक्षा से है उतना दोस्तों किसी और वस्तु से नहीं है, यानी कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस इस टाइम निकल कर आई और अब दोस्त एजुकेशन सेक्टर पे इकोनॉमिक सेक्टर पे इक्वली जोर देना स्टार्ट कर दिया गया। एंड दोस्त पूर्व में अनेक आयोगों एवं समितियों ने शिक्षा के विशेष अंगों और क्षेत्रों का अध्ययन किया, यानी कि दोस्त अलग अलग भारत के अंदर जितने भी स्टेट थे उन सबका दोस्त अध्ययन किया और मेनली दोस्त एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया। ये दोस्तों सिस्टम हमारा था 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल तक, यानी कि 10+2+3 यानी कि 3 साल के दोस्तों ग्रेजुएशन सिस्टम यहाँ पे कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट नोट है भारत के अलग अलग शिक्षा बोर्ड यानी कि वेरियस एजुकेशन बोर्ड्स ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि भारत के अंदर जो स्कूल लेवल की एजुकेशन दे रहे हैं ऐसे कितने बोर्ड है भारत के अंदर, तो एक एक करके आपको सारे बोर्ड्स के बारे में बताना है। उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, चलिए आपको मैं सारे बोर्ड डिस्क्राइब कर देता हूँ ऐसे कौन से बोर्ड है। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, देखिए एजुकेशन बोर्ड दो तरीके से बनता है, एक तो या तो सरकारी बोर्ड होगा वो जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उन बोर्ड के लिए, जैसे सीबीएसई बोर्ड वगैरह है। लेकिन एक होता है प्राइवेट बोर्ड। अब जो सरकारी स्कूल है वो तो सीबीएसई से रेगुलेट हो रहा है, मान्यता उसको मिली हुई है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल होते हैं ये भी सीबीएसई से रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। हाँ, लेकिन इन स्कूल का मालिक गवर्नमेंट नहीं है, सरकार के द्वारा ये रेगुलेट नहीं होते, लेकिन ये सीबीएसई को फॉलो जरूर करते हैं। तो स्कूल्स प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों होते हैं, लेकिन ये फॉलो गवर्नमेंट की पॉलिसी को ही करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर प्राइवेट स्कूल भी कोई खोल रहा है तो इससे पहले उसको कोई ट्रस्ट बनाना होगा या कोई एनजीओ बनाना होगा या सोसाइटी में रजिस्टर्ड करवाना होगा या उसको सेक्शन 8 कंपनी खोलनी होगी। इस तरीके से वो अपना कोई स्कूल वगैरह खोल सकता है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकता है। चलिए हम बात करते हैं कौन कौन से भारत के अंदर बोर्ड बनाए गए हैं अब तक। पहला बोर्ड है सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जहां से मेरी आपकी मोस्टली स्टूडेंट्स की एजुकेशन यहीं से कंप्लीट होती है। ये भारत सरकार का ही एक बोर्ड है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1962 में ही बनाया गया था, जिसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली के अंदर है। इसका मेन पर्पज है फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और सोशल स्किल बच्चों को देना और साथ ही स्कूलिंग उसकी कंप्लीट करवाना। जैसे क्लास 12 तक बच्चों को यही पढ़ाता है, यानी कि सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स में ही क्लास 12 बच्चे अपनी कंप्लीट करते हैं और एनसीईआरटी की बुक्स पढ़वाई जाती है स्कूल के अंदर, जो कि सीबीएसई के द्वारा ही एनसीईआरटी बुक्स बनाता है। और एनसीईआरटी के बारे में अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा भी था, एनसीईआरटी करिकुलम रेडी करता है। तो सीबीएसई और एनसीईआरटी पहला तो इसका रोल है क्लास 12 तक एजुकेशन देने के लिए। सीबीएसई और भी कई काम करता है। सीबीएसई के अंडर में एनटीए एक एग्जाम लेता है, नीट एग्जामिनेशन, जो कि आगे मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए करवाया जाता है, डॉक्टर वगैरह बनने के लिए, तो ये भी सीबीएसई ही करवाता है। तो कई सारे और भी चीजें हैं जो सीबीएसई करवाता है, बट सीबीएसई का मेन रोल स्कूलिंग लेवल पे है, जो क्लास 12 तक स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र, द इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको ICSE कहा जाता है। देखिए जितने भी सीबीएसई स्कूल्स हैं, जब तो वो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट हो रहे हैं, जब वो प्राइवेट स्कूल्स है, लेकिन उन्होंने रिकॉग्नाइज्ड करवा रखा है, ये रजिस्टर्ड करवा रखा है सीबीएसई में। पहले तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है जो प्राइवेटली चलाया जाता है, जैसे ICSE बोर्ड है, इनको प्राइवेटली रन किया जा रहा है। भारत के संविधान के द्वारा ही इन स्कूल को एक गैर सरकारी बोर्ड के रूप में मान्यता दी जाती है, नॉन गवर्नमेंट बोर्ड के रूप में। और 1958 में ICSE बोर्ड को बनाया गया था, जिसका हेड ऑफिस नई दिल्ली के अंदर है। और इसका पर्पज भी यही है, सोशल स्टडीज में, मैथमेटिक्स या साइंस में और इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चों को स्टडी करवाना। और मेन जो ICSE में स्टडी करवाई जाती है वो हिंदी मीडियम में होता ही नहीं है, ओनली इंग्लिश मीडियम में ही ICSE बोर्ड में स्टडी करवाई जाती है। और इससे जो सर्टिफिकेट मिलता है वो इंडिया और इंडिया के बाहर इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के अंदर इसके सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट किया जाता है। तो ICSE बोर्ड भी क्लास 10th और 12th कंप्लीट करवाता है, ICSE बोर्ड। नेक्स्ट बोर्ड क्या हमारा इंटरनेशनल बैकलॉरिएट, जिसको IB कहा जाता है। अब ये IB बोर्ड जो है ये भी प्राइवेटली रन होता है, निजी बोर्ड है ये, जो कि गैर लाभकारी शैक्षणिक निगम है, दैट मींस ये नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल कॉर्पोरेशन है। इसके अंदर क्या होता है कि 3 से लेकर 19 साल तक जो भी बच्चे हैं वो यहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसको 1968 में बनाया गया था और इसका हेड ऑफिस जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ये स्किल बेस्ड एजुकेशन देता है और रटने की बजाय ये प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस करता है। यहाँ का इवैल्यूएशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लेवल पे होता है, यानी इंटरनल में आपसे असाइनमेंट्स लिया जाता है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी देखी जाती है, और एक्सटर्नल में आपसे थ्योरी एग्जामिनेशन यानी जो फाइनल एग्जामिनेशन है ये लिया जाता है। तो ये हो गया एक
आईबी बोर्ड जो कि इंटरनेशनल बोर्ड है और वर्ल्ड लेवल पे इसके सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन नेक्स्ट बोर्ड आ जाता है हमारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, दैट मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, एनआईओएस बोर्ड। एनआईओएस बोर्ड को 1989 में भारत सरकार के द्वारा ही बनाया गया था और ये एक सरकारी बोर्ड है जैसे सीबीएसई बोर्ड है। और एनआईओएस बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th का एडमिशन लेता है और जिसने क्लास 10th और 12th पहले दी हो या तो वो फेल हो गए या वो क्लास 10th 12th करना चाहते थे बट सालों भर वो नहीं कर पाए, उनकी स्कूलिंग बीच में ही छूट गई, तो वो एनआईओएस बोर्ड में आकर अपनी क्लास 10th और 12th कंप्लीट कर सकते हैं। तो एनआईओएस बोर्ड इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है। एनआईओएस बोर्ड एक नेशनल बोर्ड है जिसके सर्टिफिकेट की वैल्यू भारत के सभी कोने कोने और भारत से बाहर हर एक देश के अंदर है। तो ये एक इंडिपेंडेंट बोर्ड है जो अपने लिए रूल और रेगुलेशन खुद बनाता है और साथ ही एनआईओएस बोर्ड के अंदर वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है। कई सारे कोर्सेज हैं। तो क्लास 10th और 12th जो अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए, मान लो किसी की शादी हो जाती है, किसी की एज ज्यादा हो गई है, किसी ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी, तो अभी भी वो अब क्लास 10th और 12th कंप्लीट कर सकते हैं। तो एनआईओएस बोर्ड उन्हीं के लिए बना हुआ है। नेक्स्ट क्या, राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ये स्टेट बोर्ड है। इसका मतलब क्या होता है कि भारत के हर एक स्टेट ने अपना अपना एक बोर्ड बनाया हुआ है और ये बोर्ड क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन करवाते हैं। जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, सभी का अपना अपना एक बोर्ड है। यानी स्टेट बोर्ड के द्वारा भी क्लास 10th और 12th कंप्लीट करवाई जाती है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजी विद्यालय यानी कि प्राइवेट स्कूल्स के बारे में। देखिए प्राइवेट स्कूल्स किसी पर्सनल व्यक्ति के द्वारा, मान लो मेरे आपके जैसे, हम जैसे लोगों के द्वारा इनको ट्रस्ट बना के, कोई सोसाइटी बना के खोला जा सकता है और ये स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से रिकॉग्नाइज होता है, तभी कोई प्राइवेट स्कूल चला सकता है। ऐसा नहीं कि आप मर्जी से कोई सा बोर्ड खोल लो और अपना बोर्ड चलाने लग जाओ, 10th 12th के सर्टिफिकेट बांटने लग जाओ, ऐसा नहीं होता। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी और जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही प्राइवेट स्कूल भी चलते हैं। अब इसके लिए कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। क्या क्या फीचर्स है देखिए। जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनका ओनरशिप किसी एक बंदे के पास होता है, ट्रस्ट या सोसाइटी के पास होता है। तो ओनरशिप में डिफरेंस होता है। अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होगी, कोई प्राइवेट स्कूल है जाहिर सी बात है कि ओनरशिप भी उसके किसी प्राइवेट बंदे के पास होगी। और ये पैसा कहाँ से कमाते हैं? फिर पैसा फंड से मिलता है, डोनेशन आता है, जो बच्चों से ये फीस लेते हैं अलग अलग चीजों के नाम पे, एनुअल फीस, स्पोर्ट्स फीस, ट्यूशन फीस, अलग अलग नाम पे फीस लेते हैं ये। तो इन्हीं सब चीजों से ये सैलरी भी देते हैं और इनका स्कूल भी चलता है। एंड कई प्राइवेट स्कूल तो आज बिजनेस चला रहे हैं अपना। अब वो क्या कहते हैं कि सब कुछ आपको स्कूल से ही लेना होगा ताकि इनको पैसा भी मिल जाए। एक चीज आपको बाहर से लेना होगा, वो है एजुकेशन। आप ट्यूशन लगाओ उसके लिए। इसलिए जो अच्छे प्राइवेट स्कूल है वो महंगे भी हैं, वहीं पे लोग अपना एडमिशन ले पाते हैं और जो नहीं ले पाते वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आते हैं। पाठ्यक्रम यानी करिकुलम की बात करते हैं। जो प्राइवेट स्कूल का करिकुलम होता है ये खुद प्रिपेयर करते हैं उसको, या तो ये सीबीएसई का फॉलो करते हैं या वो उसको खुद प्रिपेयर करते हैं। उसके अंदर ये स्पोर्ट्स, आर्ट एंड ड्रामा, म्यूजिक, इन सबको शामिल करते हैं और इंग्लिश एजुकेशन पे इनका फोकस रहता है। क्रिएटिविटी थोड़ा डेवलप हो सके और ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स के नॉलेज मिल सके बच्चों को, इस चीज का भी ध्यान रखते हैं ये। नेक्स्ट क्या, बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इनका अच्छा होता है गवर्नमेंट स्कूल के कंपेरिजन में। अगर देखा जाए तो इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड पे आज ये पढ़ा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे आज ये पढ़ा रहे हैं और हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर आज भी वही ब्लैक बोर्ड, हिसाब पीटा, चौक से पढ़ा रहे हैं वो। तो ये चीज प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ही है। तो प्राइवेट स्कूल थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तभी तो उनको फीस मिलेगी। चक्का-चौंध थोड़ा दिखाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भरा भरा सा दिखाएंगे, पेरेंट्स को भी दिखेगा, अट्रैक्ट होंगे पेरेंट्स और फीस भी इनको मोटी खासी मिलेगी। इसलिए सॉफ्टवेयर पे आज ये शिफ्ट हो गए हैं। सीसीटीवी कैमरा लगा होगा हर एक क्लासरूम के अंदर, हर एक बच्चे को इस तरीके से एजुकेशन देंगे, पर्सनल अटेंशन देंगे। तो इसलिए प्राइवेट स्कूल की फीस भी ज्यादा होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाता है बच्चों को। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट में प्रवेश प्रक्रिया यानी कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। देखिए आप ऑनलाइन वेबसाइट पे एडमिशन ले सकते हो, या तो ये नोटिस बोर्ड लगा देते हैं, या अलग अलग स्कूल्स के अंदर आज भी एंट्रेंस लिया जाता है, इंटरव्यू के द्वारा भी एडमिशन लिया जाता है। ये इनका प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट चैलेंजेस क्या है इन प्राइवेट स्कूल के सामने? पहला चैलेंज होता है शिक्षा की पहुंच, एक्सेस टू एजुकेशन। देखिए प्राइवेट स्कूल तक सबकी पहुंच नहीं होती क्योंकि फीस इतनी महंगी होती है। गांव दराज के अंदर बच्चे तो जाते ही नहीं प्राइवेट स्कूल के अंदर, ओनली गवर्नमेंट स्कूल जिंदाबाद, तो वो गवर्नमेंट स्कूल में ही जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा में असमानता, इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। सबसे बड़ी बात यही है, प्राइवेट स्कूल के अंदर आपकी यूनिफॉर्म स्कूल से लेनी है, आपको बुक्स भी स्कूल से ही लेनी पड़ेगी, आपको छोटी मोटी सारी चीजें स्कूल से खरीदनी है और इसके लिए ही प्राइवेट स्कूल बदनाम है क्योंकि इनइक्वालिटी यहाँ पे ज्यादा होता है। अब जो प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, फिर वो हल्ला करते हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले इतनी फीस ले रहे हैं। अब प्राइवेट स्कूल वाले कई मनमानी कर रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना रखी है साल दर साल प्राइवेट स्कूल वाले अपनी फीस नहीं इंक्रीज करेंगे, इतनी ही फीस रखेंगे, इससे ज्यादा फीस नहीं लेंगे। कई स्टेट के अंदर इसके ऊपर पॉलिसी भी बनी हुई है, बट इसके बाद भी अपनी मनमानी करते हैं ये, और यहीं से इनक्वालिटी होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है अमीर और गरीब में। नेक्स्ट क्या है, वित्तीय बाधा यानी कि फाइनेंशियल बैरियर्स भी आते हैं प्राइवेट स्कूल के सामने। देखो इनके पास भी अगर संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो ये किस पे डिपेंड होंगे? जाहिर सी बात है फीस बढ़ा देंगे। इसलिए प्राइवेट स्कूल्स पे जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी कहाँ से लाएंगे, ये स्टडी मटेरियल कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, इनके लिए चैलेंज रहता है ये।
नेक्स्ट क्या है, नियमों का अनुपालन। देखिए किसने प्राइवेट स्कूल खोल भी लिया तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई नियम नहीं है। गवर्नमेंट के द्वारा सेंटर और स्टेट लेवल पे पॉलिसी बनाई जाती है और ये रूल और रेगुलेशन फॉलो करना होता है हर एक प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल को। प्राइवेट स्कूल को तो स्पेशली गवर्नमेंट नजर बना के रखती है, निगरानी भी करती रहती है गवर्नमेंट, इंस्पेक्शन भी होते रहते हैं। अगर कोई स्कूल फॉलो नहीं करता है तो जुर्माना, उस पर फाइन लगाया जाता है, उसको लीगल नोटिस दे दिया जाता है, वार्निंग दी जाती है, वरना जो मान्यता दिया गया है, जो रिकॉग्निशन दिया गया है, ये वापस ले लिया जाता है। तो इस तरीके से प्राइवेट स्कूल पे भी कई सारे चैलेंजेस होते हैं, बट आज वो एजुकेशन प्रोवाइड करने में भारत के अंदर गवर्नमेंट स्कूल से काफी बेहतर है। बट सरकार भी गवर्नमेंट स्कूल्स को बेहतर करने में लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि RMSA। अब इस स्कीम का मतलब क्या है, पहले आपको इसका मतलब समझना है, ये सरकार क्यों लेकर आई थी। देखिए भारत सरकार के द्वारा इस स्कीम को लाया गया और इस स्कीम का मेन मकसद ये था कि क्लास 10th या क्लास 12th जो बच्चे नहीं कर पाते या एडमिशन लेते हैं ड्रॉप आउट से, यानी कि बीच में ही छोड़ देते हैं, कैसे एडमिशन के रेट को बढ़ाए और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे। हम तो इसके लिए हम क्या करें कि बच्चे स्कूल तक पहुंचे और जो स्कूल तक नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शन लेकर आए। इसके लिए ये स्कीम लेकर आई गई थी मार्च 2009 में। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि इस स्कीम के तहत क्या क्या किया गया, यानी क्या इसका ऑब्जेक्टिव था। तो पहले हम यही बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, शैक्षणिक पहुंच बढ़ाना। इसका मेन पर्पस क्या था, इंक्रीजिंग एजुकेशनल एक्सेस। देखो इस स्कीम का मतलब था कि स्कूलों की स्थापना की जाए। अब मान लो कि कई ऐसे बैकवर्ड क्लासेस वाले लोग हैं, जैसे ST SC कम्युनिटी के लोग हैं, कई ऐसे दूर दराज में गाँव देहात के अंदर उनके घर के आसपास में कोई स्कूल ही नहीं है। अब उनको कोसों मील दूर जाना पड़ेगा स्कूल जाने के लिए। अब सोचो जरा क्यों जाएंगे वो स्कूल, अपने बेटियों को बच्चों को पढ़ाते नहीं थे इस मारे से। अगर बेटों को पढ़ा भी दे तो बेटियों को नहीं पढ़ाते थे। अरे भाई तुझे काम क्या करना है, चार दीवारी में रह के तो आगे शादी ही तो करनी है, घर का काम सीख। और यही मेंटलिटी बनी रहती थी, क्योंकि अगर कोई लड़की दूर जा रही है तो एक सिक्योरिटी का मामला भी बन जाता था। इसी वजह से ये स्कीम लाया गया ताकि अलग अलग स्कूल्स बनाया जाए। ज्यादा स्कूल्स होंगे तो बच्चों की संख्या अपने आप ही बढ़ेगी, क्योंकि बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं वो भी अपने बच्चों को पहुंचा पाएंगे स्कूल में और उनको सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में ही बच्चों को पढ़ाएंगे जो काफी गरीब घर से हैं। तो इसलिए इस स्कीम को लाया गया था। एंड गुणवत्ता सुधार, दैट मीन्स क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए इस स्कीम को लाया गया, जिसमें ये कहा गया कि जो स्कूल्स में एजुकेशन दिया जा रहा है उसमें क्वालिटी एजुकेशन देना होगा हमें। इसलिए नए नए इन्वेंशन करने होंगे, इनोवेशन करना होगा, और जो अच्छे अच्छे स्कीम्स है या पढ़ाने का जो अच्छा तरीका है, जो टूल्स इक्विपमेंट्स है जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर है या और अलग अलग स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है, उनको अपनाना होगा जो सही है। अब इससे क्या हुआ कि सिर्फ एजुकेशन में सिर्फ हमें जो थ्योरीज वाली बुक्स है या जो बच्चों की बुक्स है, जो सिलेबस है, हमें सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाने पे ध्यान नहीं देना होगा। हमें बच्चों का जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, जो उसके पास स्किल है, हमें ये डेवलपमेंट करना होगा। तो इस स्कीम के अंदर सिर्फ सिलेबस पूरा करवाने पे नहीं बल्कि कौशल यानी कि स्किल बढ़ाने पे भी बात कही गई। नेक्स्ट पॉइंट का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, दैट मींस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इसमें क्या कहा गया कि देखिए कई स्कूल्स तो ऐसे हैं जहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। मान लो कहीं स्कूल नहीं है तो नया स्कूल बनाना है, उसमें क्लासरूम भी ज्यादा हो, एक ही क्लासरूम के अंदर सब ठूस ठूस के बैठ जाए तो इसमें भी प्रॉब्लम है। क्लासरूम होना चाहिए, डेस्क बेंच होना चाहिए, बट दिक्कत क्या है, बच्चे दरियों पे नीचे बैठते हैं। मैं खुद बैठा हूँ, जब मैं क्लास 6 में था तो हमारे स्कूल के अंदर बेंच वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो हम अपने घर से कट्टा या दरी वगैरह लेके जाते थे, चटाई वगैरह, उसको बिछा के बैठा करते थे। तो आज भी इस तरीके से कई स्कूल्स के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां पे बच्चों को बैठाया जाता है। बट आज तो काफी स्कूल्स अब इंप्रूवमेंट कर चुके हैं, बट अभी भी कई स्कूल्स के अंदर इंप्रूवमेंट करने की बाकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना बाकी है। अब कई स्कूल्स के अंदर कंप्यूटर लैब्स नहीं है, फिजिक्स के लैब्स नहीं है, केमिस्ट्री के लैब्स नहीं है। अब साइंस वाले बच्चों को कितनी दिक्कत आएगी बताइए। अगर साइंस वाले बच्चों जिनके पास PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, उनको अभी थियोरेटिकल नॉलेज दी जाएगी तो वो किसी काम की नहीं है। उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत जरूरी है। इवन PCM वाले बच्चों के लिए नहीं, जो आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, सबको प्रैक्टिकल नॉलेज दो, हर चीज को एग्जाम्पल से समझाया जाए। बच्चा स्कूल जाने के लिए तरसेगा, भाई मुझे जल्दी सोना है, जल्दी उठ के मैं स्कूल जाऊंगा। लेकिन अभी क्या होता है, लेकिन बच्चा स्कूल जाना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं आता। इन्हीं चीजों को इंटरेस्टिंग बनाना होगा। अब देखिए पीने का साफ पानी नहीं होता, टॉयलेट्स इतने गंदे होते हैं कि जाने का मन नहीं करता, खेल के मैदान नहीं होते। भाई खेलना कूदना भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई जरूरी है, बट प्ले ग्राउंड है नहीं, कहाँ पे जाएंगे भाई। तो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए ही इस सिस्टम को यानी इस स्कीम को लाया गया था, जिसको हमने कहा RMSA यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तकनीकी सुविधाएं, दैट मीन्स टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज। स्कूल्स के अंदर कंप्यूटर लैब हो। अब कंप्यूटर लैब हो तो सिस्टम सिर्फ देखने और दिखाने के लिए ना हो, वो चलते भी हो, वर्किंग कंडीशन में हो और बच्चों को उस पर सिखाया भी जाए। इंटरनेट की भी सुविधा होनी चाहिए। और आज के इस टाइम में डिजिटल दुनिया हो रही है तो बच्चों को ज्यादातर चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हो, ऑनलाइन मटेरियल रिसोर्सेस अवेलेबल हो, और इसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत जरूरी है और बच्चों को भी इसके बारे में सिखाना चाहिए। अब जैसे कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, MS वर्ड, एक्सेल, टैली, एंड अगर आप देखोगे PDF बनाना, PDF
पीडीएफ को स्कैन करना, जीमेल अकाउंट बनाना। अब छोटी छोटी जो चीजें हैं ये बेसिक नॉलेज हमें स्कूल्स के टाइम पे दे दी जाए, बट आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। अब बच्चे या तो खुद सीखते हैं अपने घर में रहते हुए, आजकल के बच्चे भी एडवांस है। अब छोटा सा बच्चा ही फोन चलाना सीख गया, लेकिन वो तो आज सोसाइटी के देन है, आज कल्चर इस तरीके से बन गया है। लेकिन हमारे टाइम पे फोन छूने को नहीं मिलता था हमें। तो आप ये गैप समझ सकते हो, क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे, हमारा और आपका टाइम एक ही टाइम रहा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि RMSA के लिए अलग अलग सुझाव दिए गए हैं। तो वो सारे सुझाव या रिकमेंडेशन क्या क्या है वो आपको बताना है। देखिए सबसे पहला रिकमेंडेशन तो यही था कि जो टीचर्स भर्ती करेंगे, हम टीचर्स को जिनको लाएंगे उनको ट्रेंड करना होगा। टीचर्स भर्ती कर लो इतने सारे, बट ट्रेंड वो है नहीं, तो किस काम के रहेंगे भाई। तो ट्रेनिंग उनको देनी होगी, पहला यही कहा। नेक्स्ट, हमें सिलेबस करिकुलम को अपडेट करना होगा, यानी कि अपडेशन ऑफ करिकुलम, ये कहा गया। नेक्स्ट क्या कहा गया कि गांव और पहाड़ी क्षेत्रों में जो टीचर्स रह रहे होते हैं, अब वहां पे उनके रहने की सिस्टम नहीं है। वहां पे बच्चों को पढ़ाने तो चले जाएंगे, लेकिन रहेंगे कहाँ पे। इसलिए जो वुमेन एजुकेटर्स होते हैं, इनकी रहने की सुविधा वहीं पे होनी चाहिए। तो इन वुमेन्स के लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटी की बात कही गई, यानी कि रिकमेंडेशन में कही गई, ये सजेशन दिया गया, एडवाइस की दिया गया। नेक्स्ट क्या है, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो कमजोर बच्चे होते हैं, यानी कि जो इकोनॉमिक और सोशल रूप से काफी बैकवर्ड है, ST/SC कम्युनिटी के, या जो डिजर्व भी करते हैं, मान लो जनरल कैटेगरी पे हैं बट डिजर्व करते हैं और बैकवर्ड क्लास के हैं। मान लो कोई जनरल कैटेगरी का भी है लेकिन सच में वो काफी गरीब भी है, जरूरी नहीं है कि ST/SC का तभी गरीब होगा, जनरल में भी कभी गरीब हो सकते हैं, कम्युनिटी के हो सकते हैं। यही सेम ST/SC में भी ऐसा ही सेम है, जनरल में भी सेम ऐसा ही है। तो सरकार का काम क्या है कि ऐसे बच्चे जो डिजर्व करते हैं, जो काफी होशियार हैं, इनको स्कॉलरशिप दे। और सरकार आज ऐसा करते भी है, जैसे कि 95% किसी का आ गए, 90% आ गए, टॉप परसेंटेज में जिसका नाम आ गया उसको सरकार आज स्कॉलरशिप देती है, कैश प्राइज भी देती है। तो सरकार के द्वारा ऐसी पॉलिसी भी लेकर आई गई है। नेक्स्ट क्या है, बच्चों की पढ़ाई का आकलन करने के लिए, निगरानी करने के लिए स्कूल्स के अंदर कैमरे लगाए जाए। ये कैमरे लगाना जरूरी है, CCTV कैमरा हर एक क्लासरूम के अंदर और कॉरिडोर में होना चाहिए, ताकि हर एक बच्चों पर निगरानी, टीचर्स पे भी निगरानी रखी जा सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चैलेंजेस। अब इस स्कीम के भी कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे भौतिक संसाधनों की कमी है, यानी कि लैक ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। जैसे गांव देहात में, दूर दराज में स्कूल्स की कमी है। अब स्कूल्स की कमी की वजह से बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, बताओ। क्लासरूम नहीं होगा, पेड़ के नीचे पढ़ेंगे। अब गर्मी होगी, बरसात होगी तो कहाँ पढ़ेंगे भाई। साइंस लैब्स नहीं है वहाँ पे, लाइब्रेरी नहीं है, प्लेग्राउंड्स नहीं है। अब यही ऐसी चीजें हैं जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि स्कूल्स के लिए। अब यही इंफ्रास्ट्रक्चर मान लो बिल्ड नहीं हो पाएगा तो स्कूल्स के अंदर बच्चों को सही एजुकेशन कहाँ से मिल पाएगी। एंड प्रवेश और ड्रॉप आउट रेट जो है, यानी कि एडमिशन एंड ड्रॉप आउट रेट्स को कैसे कम किया जाए। देखिए ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है, मान लो किसी बच्चे ने एडमिशन ले लिया और एडमिशन लेने के बाद वो स्कूलिंग अपनी पूरी ना करके बीच में छोड़ देता है, तो इसको ड्रॉप आउट कहा जाता है। और छोड़ने के भी कई सारे रीजन होते हैं, जैसे मान लो फाइनेंशियल कोई घर में प्रॉब्लम आ गई है, घर में कोई बीमार हो गया, या पैसे की किल्लत या तंगी आ गई है, या सोशल इश्यूज आ गया, समाज में ताने मिल रहे हैं, लोअर कास्ट का। पहले ये सब बहुत ज्यादा हुआ करता था, अनटचेबिलिटी जैसे मुद्दे काफी हुआ करते थे, स्कूल्स के क्लासरूम के बाहर बैठाया जाता था काफी लोअर कास्ट के लोगों को। एंड शिक्षा की गुणवत्ता में कमी है, तो इनमें सुधार करना पड़ेगा। एंड तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, दैट मींस लैक ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। देखिए अभी आपको मैंने बताया, तकनीक की नॉलेज देनी पड़ेगी हमें बच्चों को, और ये शुरुआत से देनी होगी। और वोकेशनल एजुकेशन का मतलब होता है जहाँ पे स्किल सिखाया जाए, जैसे बच्चों को स्टार्टिंग से कंप्यूटर की नॉलेज हो, डेटा एंट्री की हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन की, मतलब कोडिंग, बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए। और ये सब कुछ वोकेशनल एजुकेशन के अंदर प्रमोट किया जाता है, जिससे कि रोजगार मिलने में उनको दिक्कत ना है। क्योंकि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, मेरा विश्वास मानिए आगे काम नहीं आता है, और जो आगे काम आता है वो पढ़ाया नहीं जाता है। इसलिए स्कूल्स के अंदर टेक्नोलॉजिकल और वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए, ताकि आगे इंप्लॉयमेंट में कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बालिकाओं और वंचित वर्गों की शिक्षा, यानी कि एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड डिसएडवांटेज्ड सेक्शन। देखिए हमारे सोसाइटी के अंदर एक तो गर्ल्स है प्लस ST/SC कम्युनिटी है। अब इनमें दिक्कत क्या है कि एक तो गर्ल्स को ना पढ़ाना एक मेंटेलिटी बन गई है। आज तो सोसाइटी में काफी चेंज आया है, लेकिन अभी भी कई जगह पे चेंजेस लाना जरूरी है। और ST/SC कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन का अवेयरनेस जरूरी है, और ऐसी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए ही रिजर्वेशन का सिस्टम किया गया है, क्योंकि एजुकेशन तक इनकी पहुंच काफी लिमिटेड थी, जिस वजह से जागरूकता फैलाई गई और स्कूल्स के अंदर ये एडमिशन लेकर फाइनली पास भी हो सके, इसके लिए अवेयरनेस भी स्प्रेड की गई। इवैल्यूएशन में ये कहा जा सकता है कि चाहे मिड डे मील का सिस्टम हो या RMSA का स्कीम हो, इन दोनों स्कीम का मकसद ही ये था ताकि स्कूल्स के अंदर एडमिशन रेट को बढ़ाया जाए, ड्रॉप आउट रेट्स को कम किया जाए, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड किया जाए। बट ये सब कुछ प्रोवाइड किया भी, लेकिन इसके साथ कुछ कमियां भी रही, और ये सारी कमियां हमने यहाँ पे डिस्कस की। कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि कई ऐसी पॉलिसी बनाई गई है क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, और इन सभी पॉलिसी में ये जो दो पॉलिसी जो अभी हमने डिस्कस किया, ये अपने आप में काफी अच्छी पॉलिसी साबित हुई थी उस टाइम जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। आज भी ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेड है, बट आज खाना देने और ना देने से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा सोसाइटी के अंदर। हाँ भाई, खाना मिलेगा तभी हम अपने बच्चों को भेजेंगे। हाँ, आज अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और हर बच्चा स्कूल जाना चाहेगा, तो कंक्लूजन में आपको इस तरीके से लिखकर बताना है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा में गेट्स, दैट मींस गेट्स इन
एजुकेशन। अब आपको बताना है GATS इसका क्या मतलब है। अब इस पूरे मतलब को बताना आपको इस पूरे आंसर के अंदर। देखिए पहले हम समझते हैं इसके बारे में। देखिए सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता, जिसको हम गेट्स के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि WTO के द्वारा यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1995 में करवाया गया था और दुनिया के तमाम कंट्रीज ने आपस में एग्रीमेंट किया था और इसी एग्रीमेंट को गेट्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि सेवाओं में, सर्विस में, ट्रेड यानी कि व्यापार पर ये सामान्य समझौता, ये जनरल एग्रीमेंट है। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि आपस में देश मिलकर सर्विसेज एक्सचेंज करेंगे, जैसे कि एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज, फाइनेंशियल एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज, इन सभी सर्विसेज को आपस में हम एक्सचेंज करेंगे, जिसको गेट्स के नाम से जाना गया। और इस एग्रीमेंट के बाद कई सारी इकोनॉमिक एंड टेक्निकल जो टेक्निक्स है अलग अलग देशों के अंदर, वो आपस में लेन देन की गई। और इस एग्रीमेंट के तहत जो स्टूडेंट्स चाहते थे कि बाहर देश में जाकर उनको विदेश में पढ़ना है, उनके लिए ये भी आसान हो गया। अब हम ये जानते हैं कि गेट्स के अंदर क्या क्या कहा गया है, पहले इसको समझते हैं। देखिए संबंधित देश, जितने भी रिलेटेड कंट्रीज है जिसके साथ ये एग्रीमेंट हुआ है, वहां पे जाके जो भी स्टूडेंट चाहता है वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है, यानी कि हायर एजुकेशन के लिए वो एडमिशन ले सकता है, कोई भी रोक टोक नहीं होगा। तो गेट्स का सबसे पहला फीचर यही है। और गेट्स के अंदर क्या क्या बातें कही गई है समझते हैं, ये आपको मैं पॉइंट से समझाता हूँ, यानी कि अलग अलग प्रकार की बातें कही गई है इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट है सहभागी शिक्षा होनी चाहिए, यानी कोलैबोरेटिव एजुकेशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि लोगों की यानी बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमें स्कूल्स के अंदर ऐसे टीचर्स को अपॉइंट करना होगा जो बच्चों को और टीचर्स को आपस में जोड़े। इंस्टीट्यूशंस को इस तरीके से मैनेज करना होगा, या जब दो या दो से अधिक इंस्टीट्यूशंस आपस में कोई करिकुलम बनाते हैं या प्रोग्राम्स करते हैं जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस मिले हुए होते हैं, इसी को हम कोलैबोरेटिव एजुकेशन कहते हैं, जिसमें दो या दो से ज्यादा इंस्टीट्यूशन मिलकर करिकुलम बनाते हैं, भाई कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है, आगे क्या करना है। तो ये सारे नियम दो या दो से ज्यादा कॉलेज या यूनिवर्सिटीज मिलकर बनाते हैं, इसलिए इसको द्विभागिता कार्यक्रमों यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कहा जाता है, जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, NGOs या कई सारे गवर्नमेंट एजेंसी शामिल होती हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी है, जैसे कि UK इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव, UKIERI, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंडिया और UK के बीच में चलाया गया। और इस प्रोग्राम के तहत एजुकेशनल जो हमारी सर्विसेज है या जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये एक प्रोग्राम चलाया गया इंडिया और UK के बीच में। यानी कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कोई कमियां वगैरह हो तो ब्रिटेन के द्वारा उसके लिए कुछ करिकुलम या इम्प्रूवमेंट की बात कही जाए, सजेशन या रिकमेंडेशन दी जाए, उस पर गौर किया जाए। फिर नेक्स्ट क्या है, दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन। तो गेट्स के अंदर डिस्टेंस एजुकेशन पे भी बात कही गई, ये इसका दूसरा प्रकार है। इसमें क्या बातें कही गई, इसमें डिस्टेंस एजुकेशन की बात कही गई, जिसको हिंदी में दूरस्थ शिक्षा कहा जाता है। दूरस्थ मतलब कि दूर रहते हुए, यानी घर पे रहते हुए आपको पढ़ाई करनी होती है, आप स्कूल्स वगैरह जाते नहीं हो। दैट मीन्स ओपन एजुकेशन या ओपन स्कूलिंग या ओपन से कोई ग्रेजुएशन कर रहा है। तो अब इसमें क्या होता है कि इंटरनेट, टेलीविजन, वीडियो कॉन्टेंट्स, वीडियो कैसेट्स हो गए या अन्य एजुकेशनल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उससे पढ़ाई की जाती है अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। और ये उनके लिए फायदेमंद होता है जो जॉब करने वाले हैं या जो हाउस वाइफ है। अब वो अपनी स्कूलिंग या अपनी आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि भारत का जो सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है वो है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि IGNOU, जो कि ओपन से BA यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी करवाता है। नेक्स्ट क्या है, 2000 में यानी कि सन 2000 के अंदर दूरदर्शन पे एक चैनल की स्टार्टिंग की गई थी जिसका नाम था ज्ञान दर्शन। और इस ज्ञान दर्शन चैनल पे IGNOU, UGC, NCERT, साइंस, डेवलपमेंट, हेल्थ, लेबर, इन्वायरमेंट, ऐसे कई सारे चीजों पे बातें या डिबेट या टॉपिक्स डिस्कशन किया जाता था और ये सीधे मंत्रालय के द्वारा रेगुलेट होता है, तो इसका फायदा लोगों को जरूर मिलता था। नेक्स्ट क्या, पार राष्ट्रीय शिक्षा यानी कि ट्रांसनेशनल एजुकेशन। ट्रांसनेशनल एजुकेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब एक देश के बच्चे किसी और देश के अंदर जाके वो रह रहे हो और वहां पे जाके अपनी पढ़ाई कर रहे हो और दोनों देश के बच्चे अलग अलग देशों में हैं मान लो, तो कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे वो, मेल के थ्रू, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, रेडियो टेलीविजन नेटवर्क के थ्रू। अब ऐसे ही तो उनका कॉन्टैक्ट हो पाएगा। तो बच्चों का सीखने का तरीका भी डाइवर्स है, यानी कि वो एक नहीं विदेशों में भी जाके वो एजुकेशन ले सकते हैं। तो जो ट्रांसनेशनल वर्ड है इसका मतलब होता है पार राष्ट्रीय, यानी कि जहाँ पे एक देश का बॉर्डर खत्म हो रहा है, जहाँ पे आपकी सीमा खत्म हो रही है देश की सीमा, उसके बाहर के जो भी कंट्रीज है वो विदेशी कंट्रीज कहलाते हैं। तो बाहर के देशों से एजुकेशन लेना है ट्रांसनेशनल एजुकेशन या पार राष्ट्रीय शिक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पार राष्ट्रीय शिक्षा के भी 3 प्रकार हैं।
जैसे जन गतिशीलता आधारित शिक्षा यानी कि मास मोबिलिटी बेस्ड एजुकेशन। इसमें क्या होता है कि विदेश जाके पढ़ना होता है या कोई विदेश जाना चाहता है। तो नेक्स्ट का कार्यक्रम गतिशीलता आधारित शिक्षा यानी कि प्रोग्राम मोबिलिटी बेस्ड एजुकेशन। अब इसमें क्या होता है कि जो विदेश जाके कोई प्रोग्राम चलाना चाहता है। अब नेक्स्ट क्या है, संस्था गतिशीलता आधारित शिक्षा यानी कि इंस्टीट्यूशंस मोबिलिटी बेस्ड एजुकेशन। अब इसमें क्या होता है कि कोई मैनेजमेंट या कोई प्रबंधक, कोई प्रिंसिपल मान लो या जो मैनेजर है, वो विदेश जाके कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे कहा जाता है, ये थर्ड वाला पॉइंट है हमारा। तो गेट्स को जब इंप्लीमेंट किया गया उसमें इन सारी बातों को कहा गया ताकि कोई भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स किसी और यूनिवर्सिटी में जाके अपनी पढ़ाई कर सके और ट्रेड एक्टिविटीज जैसे नॉलेज को लेकर सर्विसेज को दे सके, और इसके लिए क्वालिटी एजुकेशन मिलना बहुत जरूरी है। आई होप आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस विद आंसर के साथ बताए हैं ये समझ में आ गए होंगे। इस पूरी वीडियो को देख लेने के बाद आपको नोट्स को एक बार रीड कर लेना है, क्योंकि इन्हीं नोट्स में से क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में आएंगे। और नोट्स में से अगर आपने एक बार आंसर को रीड कर लिया, एग्जाम में भूलोगे भी नहीं। और आंसर को कैसे लिखना है स्टेप बाय स्टेप, टू द पॉइंट्स, सारे डायग्राम्स को यूज करते हुए इस नोट्स को बनाया गया है। तो आपको नोट्स को एक बार रीड कर लेना है। नोट्स के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको इसमें से जो भी नोट्स चाहिए, मान लो इसमें से चाहिए आपको एजुकेशन, तो सिंपल इस पर क्लिक करना है, वाई नाउ पे क्लिक करके डिटेल्स को फिल करना है। पीडीएफ आपके पास आ जाएगी डाउनलोड होकर। एक बार उसको रीड कर लेना है, 15 से 20 मिनट लगेगा और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और अच्छे से आप प्रिपेयर भी कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसी वीडियोस बनाने में सच बता रहा हूँ बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है, बट इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।